हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब हमें ध्यान से देखना है और सिस्टमेटिक तरीके से इस चैप्टर को जो है वो पढ़ना है। ठीक है, जल्दी फटाफट देर ना करते हुए चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो दो पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ना है। एक जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला चैप्टर होगा और दूसरा जो है मतलब एक पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ेंगे। तो फटाफट देर ना करते हुए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जल्दी फटाफट एक्स्ट्रा में जल्दी फटाफट चलते हैं और करते हैं शुरू। ठीक है, चैप्टर का नाम बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहली डेफिनेशन उसी की, क्या लिखा हुआ है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या लिखा है? इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन गेन्ड बाय अ सब्सटेंस बिकम इलेक्ट्रिफाइड एंड एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जब भी ये प्रॉपर्टी या फिर ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस के अंदर आती है तो वो कैसा हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है? वो एग्जिबिट करता है। अब एक और बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से एग्जिबिट होती हैं। तो इसके लिए हमने हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं वो क्या है? हमें एक स्केल या पेन लेना है, उसको थोड़ी देर रब करो, रब करने के बाद वो जो स्केल या पेन है वो क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। और चार्ज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको जैसे ही हम देखेंगे तो ये किसकी प्रॉपर्टीज दिखाने लग जाएगा? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाने लग जाएगा। और साथ में कैसे पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है? तो और साथ में पता चल सकता है कि जैसे हम एक बलून लें, एक बलून को तो बहुत देर तक या थोड़ी देर तक हमने रब किया, किसके ऊपर रब किया? बालों के ऊपर। रब करने के बाद हम किस पे चिपका सकते हैं? उसको दीवार पे चिपका सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। इसका मतलब वो क्या करने लगेगा बेटा? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करने लगेगा। कौन कौन से चार्ज हो सकते हैं या फिर पहले बात कर लेते हैं इसकी। जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होता है? सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। दो तरीके की क्वांटिटी होती है बेटा, एक स्केलर होती है और एक क्या होती है? वेक्टर होती है। वेक्टर किसको बोलते हैं हम? वेक्टर बोलते हैं जिसके साथ क्या होती है? डायरेक्शन होती है। जिसके साथ क्या होती है? डायरेक्शन होती है, उसे हम वेक्टर बोलते हैं। और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है ना। स्केलर में केवल और केवल किसकी बात हो रही होती है? मैग्नीट्यूड की बात हो रही होती है। किसकी बात करते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो दो चीजें पढ़ी हमने, एक स्केलर क्वांटिटी और एक कौन सी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। अब बात हो रही है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी कहलाएगा? तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और इसकी अपने आप में एक एसआई यूनिट है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कूलाम के नाम से, है ना। अभी फिलहाल में कूलाम नाम याद रख लेना, आगे चल के हम इसके बारे में और पढ़ेंगे तो आपको चीजें जो है वो और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो फटाफट डेफिनेशन एक बार और पढ़ लेते हैं। इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन गेन्ड बाय एनी सब्सटेंस exhibit electrical properties and becomes electrified and exhibit electrical properties। इसको किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को बेटा हम डिनोट करते हैं किससे? क्यू से। आगे ध्यान रखना, या तो क्यू ले लेंगे या फिर क्या ले लेंगे? कैपिटल क्यू। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं और कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक क्यू जो है वो हम इसको लिख रहे होंगे। ठीक है, चल आगे चलते हैं फटाफट, देखते हैं क्या लिखा है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया कि जो चार्ज है वो कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज बेटा दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब मान के चलो मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव पास पास रख दूं। कौन कौन से पॉजिटिव और पॉजिटिव पास पास रखूं? ये बेटा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब दूर भगाने की कोशिश करते हैं। जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपेल करेगा। और मान के चलो एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया, तो ये दोनों अब अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कितना फोर्स काम कर रहा होगा। तो यार यहां से एक बात पता चलेगी, जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? रिपेल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बेटा? रिपेल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो एक साइड रिपेल कर रहे हैं और एक साइड क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक और कंडीशन बनती है कि सर नेगेटिव नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? यदि मान के चलो एक साइड नेगेटिव चार्ज है और दूसरी साइड भी नेगेटिव है तो भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहां से दो कंडीशन हम बना सकते हैं। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या मिल सकता है हमें? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो दो चीजें मिली यहां से हमें, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस क्या बेटा? अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस किसको बोलते हैं? लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है तो वो लाइक चार्जेस हैं। और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक चार्जेस। ठीक है, जल्दी आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां पर लिखा है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
टोटल मिला के बेटा 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की। पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और फिर क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। 3 डेफिनेशन है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, और क्या एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। तो जल्दी फटाफट चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि भैया नेट चार्ज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज क्या कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड किसको बोलते हैं, जो किसी से जुड़ा ना हो, जो अपने आप में क्या हो, अलग हो। जैसे मान के चलो आप फ्री स्पेस में पहुंच जाए तो फ्री स्पेस में आप आइसोलेट हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल समझना है तो कोरोना के टाइम पे हम एक दूसरे को आइसोलेट करके रखते थे ताकि हम किसी और से क्या नहीं हो पाए, कनेक्ट ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आइसोलेटेड का मतलब होता क्या है। तो एक आइसोलेट सिस्टम है, उसका जो नेट चार्ज है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको भैया, कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। कभी भी ना तो बाहर से चार्ज आ रहा होगा और ना ही बाहर अंदर से चार्ज जा रहा होगा। यदि चार्ज जाता भी है तो मान के चलो पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव उसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब यहां से ध्यान रखना है, फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो बोल रही है कि नेट चार्ज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं तो कंजर्व भी बोल सकते हैं कि वहां का जो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अपने आप में कैसा मिलेगा, आपको कंजर्व मिलेगा। क्लियर है, चलो दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आईएमपी है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल भी जो है वो इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। क्वांटा का मतलब आगे भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्वांटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल में क्वांटा का मतलब वैसे मैं बता दूं आपको, क्वांटा का मतलब फोटोन पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, बट यहाँ पर एक नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो अभी हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं। क्या बोले, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज एनी चार्ज सब्सटेंस। कोई भी एक चार्ज सब्सटेंस है उस पर जो टोटल चार्ज मिलेगा वो हमेशा किसके इक्वल मिलेगा बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कि जो वन इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो उसके ऊपर चार्ज मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो कितना मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना भी चार्ज है वो किसके मल्टीपल में मिलने वाला है बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रल मल्टीपल की बात करें तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो वैल्यू होती है उसको हम किसमें कंसीडर करते हैं, इंटीग्रल में, है ना। तो जो चार्ज मिलेगा वो मिलेगा बेटा हमें किसके फॉर्म में, Q इक्वल टू एन ई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलने वाला है बेटा, Q इक्वल किसके, एन ई के फॉर्म। किसके फॉर्म में, Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पर n जो है वो किसकी वैल्यू होगी, +-1 +-2 +-3 और डैश डैश डैश, और e जो है वो अभी हमने बात कर ली 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19 कूलम। एक और थोड़ा सा, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई, उससे अलावा और किस तरीके से पता चलेगा कि सर इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे, थोड़ा और बताओ डिटेल में। तो ऐसा मान के चलो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी आधे नहीं मिलने वाले, मतलब जो चार्ज है वो आधा नहीं मिलने वाला। क्या मतलब है सर, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई सब्सटेंस है और मैं बोल दूं कि इसके ऊपर जो चार्ज है ना वो आधा इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं बोल दूं 3.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3/2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा कोई चार्ज मिलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जाएंगे तो पूरे रहेंगे, नहीं तो आधे तो मिलना पॉसिबल नहीं है। ऐसे समझो कि जैसे आप 4 दोस्तों का एक ग्रुप है, 4 दोस्तों में से एक जो है वो चला गया या फिर कहीं और है, तो आप कितने दोस्त बचेंगे, 3 दोस्त। ऐसा तो नहीं है कि आधा आधा हो जाए, 4 के 3 हो जाए, 4 के 3.5 हो जाए, या फिर 4 के 4.5 हो जाए, ऐसा मिलना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो सेम टू सेम यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा 1 2 3 मिलेंगे। मिलेंगे तो 1 होंगे इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। आप यदि ये सोच रहे हैं कि 0.5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो नॉट पॉसिबल, 0.5 इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी के अंदर नहीं मिलेंगे, है ना। और ये कभी भी क्या नहीं बनाएंगे, फिर चार्ज भी नहीं बनाएंगे। केवल और केवल किस फॉर्म में मिलेगा, 1 2 3 4 फॉर्म, 4 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, चलो ये तो हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन हो गई। चलो कुछ क्वेश्चंस करने की, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। यहां से हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसका नाम है, इन अ सब्सटेंस देयर इज अ लैक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन। लैक का मतलब है कि वहां से 100 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। स्टेट क्वांटिटी, पहले तो क्वांटिटी बताओ और साथ में क्या बताओ, टाइप ऑफ चार्ज ऑन इट। दो चीजें बतानी है कि भाई एक सब्सटेंस है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए बेटा, 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए। अब 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जो क्या मान के चलते हैं हम Q। अब उस Q की वैल्यू बतानी है, उस Q की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 100। इसका मतलब N की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 100 हो गई। ठीक है, ये गिवन हो गया आपका।
है ना। और क्या गिवन होता है सर, हमें गिवन होता है ई की वैल्यू कितनी बता रहती है 1.6 10 टू द पावर कितनी -19 कूलम, ये तो मुझे पता ही है ना। आगे चल रहे हैं तो आगे हम देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एन की वैल्यू और ई की वैल्यू निकालना क्या है सर, हमें बोला था क्यू की वैल्यू बता दीजिए, किसकी वैल्यू बता दीजिए, क्यू की वैल्यू बता दीजिए। चल फॉर्मूला बताइए हमें, क्यू इज इक्वल टू कितना होता है एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, क्यू जो है वो सर इक्वल होता है एन ई के। तो एन की वैल्यू लिखेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है 100 और ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19 कुलाम। गुलाम अभी फिलहाल में हटा देते हैं, सॉल्व करने के बाद लिख लेंगे, है ना। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, 2 जीरो यहाँ से कम कर दो, 19 की जगह कितने आ जाएंगे बेटा जीरो, अब 17। ये इतने जो गुलाम चार्ज है वो वहां पर बचेगा, इसके ऊपर आप जो भी सब्सटेंस है उसके ऊपर कितना चार्ज आ गया बेटा 1.6 इंटू 10 पावर -17 गुलाम। साथ में एक और चीज लिखी है कि भैया इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखो ध्यान रखना है किसी सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हम सोडियम की बात करते हैं या क्लोरीन की बात करते हैं, Cl नेगेटिव लिखा है, Cl नेगेटिव का मतलब क्या है कि इस क्लोरीन ने अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और Na पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया, ठीक है, ये हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ गए हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे। अच्छा इस सब्सटेंस से कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं या निकले हैं, तो हमें दिख रहा है निकले हैं, यहाँ से निकले हैं मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा भैया, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिख लेंगे भाई, देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है, देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। कौन सा चार्ज मिलेगा भैया, पॉजिटिव चार्ज विल प्रेजेंट ऑन द बॉडी, कौन सा भैया मिलने वाला है बेटा, पॉजिटिव चार्ज मिलने वाला है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, कौन सा चार्ज मिलेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक आदि और कोई क्वेश्चन होगा तो उसको और देख लेते हैं। हाँ एक और क्वेश्चन है, आईएमपी है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, ठीक है। इससे हमको एक और चीज पता चलेगी कि भैया एक कूलम चार्ज जो है वो अपने आप में कितना बड़ा नंबर है। देखना आपको जानकारी हैरानी हो जाएगी, सर इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनता है, एक कूलम चार्ज बन के बनता है, ठीक है, जिसको हम फिलहाल में ऐसे करते हैं, बस ऐसे करके निकाल लेते हैं अच्छे, है ना। वो देखा होगा ना, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या है, क्या करना है, उस पर बिठा दो एक को, प्लास्टिक की चेयर पे बिठाओ, और प्लास्टिक की चेयर पे बिठा के और बस थोड़ी देर दुपट्टा है या फिर वूल वूल वाली किसी चीज से उसको मारते रहो व्यक्ति को, फिर देखना थोड़ी देर बाद करंट लगता है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ अपन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, आसान होता है बहुत, वो डिफिकल्ट नहीं है। बट अभी फिलहाल में हम बात कर रहे हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज बनता है, तो देखना है इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, तो यहाँ से अपन गिवन लिखना चालू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो गिवन में क्या मिल गया हमें, क्यू की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, क्यू की वैल्यू 1 कूलम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं और ई की वैल्यू हमें पता ही है, कितनी पता है 1.6 10 टू द पावर कितनी -19 कूलम। इसमें तो कुछ भी वो नहीं है, ये तो हमें पता ही होती है। अब लिखना चालू करें, फॉर्मूला है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पता है मुझे, Q इज इक्वल टू कितना होता है सर एन ई, तो यहाँ से एन का फॉर्मूला हो जाएगा Q के अपॉन में क्या ई, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। Q की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू है सर 1.6 10 टू द पावर कितना -19। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले इसे ऊपर ले जाओ, ठीक है, किसको ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर -19 को, और इसका पॉइंट हटा दो तो ये 10 हो जाएगा और नीचे 16 और 10 टू द पावर कितना हो गया 19। एक जीरो इधर से उधार ले दो तो इसके पास 100 है और नीचे कितना है 16 और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 18। कैश कैंसिल करने के लिए हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 8 और ये कैंसिल किया तो 50, फिर 2 से करा तो कितना हो जाएगा ये 4 और ये इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 25। अब नहीं हो सकता कैंसिल, कितना मिला हमें 25 डिवाइडेड बाय कितना 4 मल्टीप्लाई में कितना 10 टू द पावर कितना 18। आगे चलते हैं, देखते हैं 25 किससे डिवाइड हो सकता है 4 से, तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा कितना 24, कितना बचा कैरी 1 10 ले लेंगे उसको, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो जो एक्चुअल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे भैया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी। अब थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि सर ये नंबर कितना है, एक्चुअल में नंबर है कितना। तो जब एक्चुअल में इसको हम इमेजिन करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि सर 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो या 8 जीरो के करीब होते हैं, ठीक है। 1 करोड़ में 7 या 8 जीरो होते हैं, बट यहाँ पर कितने जीरो है, 18 जीरो है। 18 जीरो मतलब 1 करोड़ का करोड़ गुना,
मतलब 1 करोड़ के करोड़ गुना इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे, जब जाके कितने कूलाम चार्ज बना पाएंगे वो, मात्र और मात्र कितना, 1 कूलाम चार्ज बनेगा। मतलब ये नंबर अपने आप में बहुत मिलियन है, बड़ा है। मतलब हम सोचे मिलियन, सोचे मिलियन के बाद क्या सोचा, ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद भी कुछ नंबर हो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद भी कुछ हो, तो वही सोच लो। वो उससे भी कई गुना बड़ा नंबर क्या मिलेगा हमें, ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तब जाके मात्र और मात्र कितने कूलाम चार्ज बनता है, 1 कूलाम चार्ज बनेगा। ठीक है, ये बात बहुत मतलब ऐसा है कि दिमाग में रखने वाली। भाई अपन सोच सकते हैं कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तब जाके मात्र कितना कूलाम चार्ज बना रहे होंगे, वो 1 कूलाम चार्ज जो है वो बना रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कहानी। सर यहाँ पर है कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको कैसे समझना है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि सर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, कौन कौन से पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज मिल जाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बट मैं बोलूं कि कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो कौन बताएगा। हर चीज तो मैथ्स में चाहिए ना, फिजिक्स की सारी फॉर्मूले किस में चाहिए होते हैं, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले हमें चाहिए मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स जब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला ना मिल जाए। तो उसी के बेसिस पे एक व्यक्ति आए जिनका नाम क्या था, कूलाम। ठीक है, उन्होंने एक लॉ दिया और उस लॉ के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई दोनों जो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है वो कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, या फिर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, वो भी कौन बताएगा भाई, वो भी कौन बताएगा हमें, कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, जल्दी फटाफट चलते हैं, देखो देरी ना करते हुए देखते हैं कि कितना फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है। हम मान लेते हैं हमारे पास भैया, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं चलो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या लिखा हुआ है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अभी हमने बात करी थी, एक तो अट्रैक्शन होता है और एक क्या होता है, रिपल्सन, between the 2 point charges, between the 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude or inversely proportional to the square of distance between them। क्या बात हो रही है कि भाई हमारे पास दो चार्ज हैं, एक का नाम मैंने Q1 दे दिया और एक का नाम क्या दे दिया, Q2, दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पे। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं वो एक दूसरे के ऊपर या तो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे या क्या लगा रहे होंगे, रिपल्सन फोर्स लगा रहे होंगे। तो भाई इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो ये कहानी निकल के आती है किससे, कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ से। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सर इन दोनों को मर्ज कर दो, तो हम जैसे ही मर्ज करेंगे देखना हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। तो क्या लिखा मैंने, ऑन कंबाइनिंग बोथ, ऑन कंबाइनिंग बोथ, जैसे मैं इनको कंबाइन करूंगा एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मिल जाएगा किसके, Q1 Q2 अपॉन में किसके, आर स्क्वायर के। और प्रोपोर्शन का साइन तो हटा ही सकते हैं, जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते तो ये कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट क्या लिया मैंने, के, और साथ में क्या लिखा, Q1 Q2 अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। एक तो ये हमारे एक आंसर होता है, हो सकता है, जिसे हमें पता है वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, या तो 1 होगी या कुछ और होगी। बट यहां पर जो के की वैल्यू है वो याद रखनी है कि के की वैल्यू क्या बनेगी। तो इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम के की एक वैल्यू है बेटा, के जो है वो इक्वल होगा किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल मिलेगा, के मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये ध्यान रखना, आगे चल के बहुत काम आएगी हमारे। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसकी वैल्यू होती है या फिर इसे बोलते क्या है। ठीक है, इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने बोला वैल्यू रख लो, के की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ का एक और फॉर्मूला निकल के आता है भैया, एफ इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और ये लिख लेते हैं न्यूटन। मोस्ट टाइम भी फॉर्मूला कई बार एग्जाम में आएगा या फिर आगे हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। चलो आगे की कहानी क्या बोलती है कि सर ये एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू है, वो है 8.854 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, 19, और साथ में क्या, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कितनी होती है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास
हेंस या फिर देयरफॉर कुछ भी लिख सकते हैं। हेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल जाती है और वो निकलती है 9 इंटू 10⁹9। कितनी निकलती है? 9 इंटू 10⁹9। और जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास एक और आंसर आता है एफ का, वो मिलता है 9 इंटू 10⁹9 और साथ में क्या लिख लेते हैं बेटा? 9 इंटू 10 क्या 9 इंटू 10⁹9 और साथ में क्या Q1 Q2 अपॉन में क्या आर स्क्वायर और साथ में क्या न्यूटन। ये भी भैया एक फॉर्मूला जो है वो हमारे पास बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने फॉर्मूले बन गए हमारे पास? दो। पहला फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या बन गया? F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसे बोलते हैं बेटा कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ध्यान रखना है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। छोटा सा है, एक दो बार आप लोग पढ़ोगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। बट ये एक बात ध्यान रखना है कि यदि किसी को कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते नहीं आ रहा है या याद नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है, फिजिक्स में कुछ भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, 2000 चाहे आप 23 की बात करें, 24 की बात करें, बहुत बार आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा या फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं, जल्दी फटाफट देखते हैं क्या है इसके बाद की कहानी। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई यहां से एक चीज जो प्लस में हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि सर अभी तक हमने ये दोनों के दोनों Q1 और Q2 या तो स्पेस में रखे थे, किस में रखे थे बेटा? स्पेस में रखे थे। या फिर किस में रखे थे हमने बेटा? किस में रखे थे बेटा? स्पेस में। स्पेस मतलब क्या पढ़ा था हमने? वैक्यूम। या फिर हमने किस में रखे इनको? एयर में। दो जगह रखे, या तो स्पेस में या फिर किस में? एयर में। ये दोनों में तो फॉर्मूला ठीक है, बट यदि मान के चलो कि यदि हमारे जो चार्जेस हैं वो अब रखे जाएं किसके अंदर? किसी बोल सकते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, और जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर ये दोनों चार्जेस मिलेंगे तब हमारे फोर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान रख लेना कि यदि किसी मीडियम में हमने किसी चार्ज को रखा तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं? इफ the charges are if the charges are present in present present if the charges are present in a dielectric medium। क्या लिखा मैंने? इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यदि चार्जेस जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हो तो क्या फर्क पड़ेगा? देन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, क्या लिख लेते हैं? ऑफ कांस्टेंट क्या? के। देन एफ की वैल्यू बदलेगी। कितनी बदलेगी वो देखो, तो एफ इजल टू हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में मल्टीप्लाई होगा के का और यहाँ आएगा Q1 Q2 अपॉन में क्या आर स्क्वायर। जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट होगा उससे हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगा किसका फॉर्मूला भैया? एफ का नया फॉर्मूला। ये किसके लिए है बेटा? ये मिलेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था? वो फॉर्मूला मिलेगा किसके लिए बेटा? या तो एयर के लिए या फिर किसके लिए? वैक्यूम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और इसी में नोट करने वाली कहानी। नोट करने वाली कहानी बोलती है कि जो एप्सिलॉन नॉट के है उसको हम एप्सिलॉन के बराबर बोल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट के को किसके बराबर बोल सकते हैं? एप्सिलॉन के। और ये जो एप्सिलॉन क्या है? तो ये भैया परमिटिविटी है मीडियम की। ये किसकी? मीडियम के किसकी परमिटिविटी होगी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसकी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। यहां से नोट में पता चला कि जो एप्सिलॉन नॉट के है वो किसके इक्वल हो गया भैया? एप्सिलॉन के। तो यहां से के की वैल्यू कितनी बन सकती है? तो के की वैल्यू बनेगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी भाई साहब याद रखनी है। पहली वैल्यू तो हमें ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछी जा सकती है। क्या है? एप्सिलॉन की वैल्यू सॉरी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी याद रखनी है? 8.854 इंटू 10⁻⁻19। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, अच्छा हुआ बता दिया। ठीक है, वो एप्सिलॉन नॉट की याद रह गई तो इसलिए वो थोड़ी सी गलत हो गई वैल्यू। और सॉरी भाई, यहाँ पे याद रखनी है -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या याद रखनी है? -12। ठीक है, सॉरी गलती हो गई थी।
चलो फिर से चलते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी 8.854 इंटू 10 की पावर कितना -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमने बात कर ली कि भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट की वैल्यू के लिए क्या याद रख लो, के इज इक्वल टू कितना एप्सिलॉन अपॉन में क्या एप्सिलॉन नॉट। तो भी हम ये डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आगे चलते हैं भाई, कोई क्वेश्चन वोश्चन हो तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर लिखा है बेटा लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। किसके बारे में बात हो रही है, कूलम्स लॉ की लिमिटेशन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो याद रख लेना क्या है भैया, 2 है हमारे पास। दिस इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये केवल और केवल किसके लिए होंगे बेटा, पॉइंट चार्जेस के लिए पॉसिबल है। यदि पॉइंट चार्जेस के अलावा कुछ चार्जेस हो गए, मान के चलो कि जो चार्ज है वो किसी स्पेस के अंदर है पूरे, या मतलब एक सरफेस के अंदर है, तब ये काम नहीं करेगा। ये केवल और केवल किसके लिए काम करेगा, पॉइंट चार्जेस के लिए, है ना। जब थोड़ा सा चार्ज एक जगह कंसंट्रेट मिले, थोड़ा सा क्या बहुत सारा भी मिल सकता है, और पर वो कंसंट्रेट होना चाहिए एक थोड़ी सी जगह पे, छोटी सी जगह पे। ठीक है, ऐसा कुछ जगह मिलती है तब जाके हम क्या बोलेंगे भाई, वो पॉइंट चार्जेस है। दूसरा क्या है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस। किसके लिए पॉसिबल नहीं है, वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। यदि मान के चलो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तब भी ये लगना पॉसिबल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं हम, यदि मान के चलो कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस बोल दो, 20 किलोमीटर बोल दो, या 10 किलोमीटर क्या 100 मीटर भी बोल दे, तो 100 मीटर के लिए भी नहीं लग सकता। और साथ में ये वेरी क्लोज डिस्टेंस के लिए भी पॉसिबल नहीं है। किसके लिए पॉसिबल नहीं है, वेरी क्लोज। और वेरी क्लोज कितनी भाई, तो ये 10⁻⁻15 मीटर से छोटी तो होना ही नहीं चाहिए। यदि 10⁻⁻15 मीटर से छोटी हो गई तो फिर वहां पर ये काम करना पॉसिबल नहीं होगा। किसकी बात कर रहे हैं, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की। वहां पर ये काम नहीं करेगा। फिर सर वो काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा, तो यहाँ पर भैया 10⁻⁻15 के बाद काम करने लग जाता है क्या, न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स काम करने लग जाता है बेटा, न्यूक्लियर फोर्स, ध्यान रखना। क्योंकि न्यूक्लियस की जो बोल सकते हैं कि डायमीटर ही इतना ही होता है, लगभग रेडियस जो है वो इतनी इतनी होती है, -15 के आसपास ही मिलेगी, तो इस कारण से ये काम नहीं करता। इन दोनों को याद रख लेना भाई। आगे चलते हैं। टू चार्जेस each of 3 microcoulomb are placed 0.15 meter apart from each other in air, calculate force acting between them। चलो भाई, कितने चार्जेस है भैया, 2 चार्जेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन की तरफ चलते हैं। गिवन में क्या मिला हमें, एक Q1 है और एक क्या भैया Q2, और दोनों कितने माइक्रोकुलाम के हैं, 3 माइक्रोकुलाम के। कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं, दोनों रखे हैं सर 0.15 मीटर की डिस्टेंस पे। आपसे पूछा है एफ, इसकी वैल्यू पूछी है सर, एफ की वैल्यू पूछी है। यहाँ से एक मोस्ट आईएमपी वाली नोट करने वाली बात यह है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल में वैल्यू हमेशा किसके फॉर्म में लिखनी होती है, हमेशा लिखनी होती है एसआई यूनिट के फॉर्म में। किस में लिखनी होती है, एसआई यूनिट के फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, कितने 3 माइक्रो गुलाम है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम। तो यहाँ से एक बात पता चल गई कि ये जो माइक्रो है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 10⁻⁻6। देखो Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, R मिल गया, F की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, चलो नाउ F की वैल्यू कैसे निकालें, तो F की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या Q1 Q2 अपॉन में क्या R स्क्वायर। सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है सर, 3 इंटू 10⁻ कितना -6। Q2 की वैल्यू भी कितनी है, 3 इंटू 10⁻6। ठीक है, कितनी है, 3 इंटू 10⁻6। नीचे चलो भाई साहब, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, आर स्क्वायर, मतलब किसका 0.15 का होल स्क्वायर। तो कितनी बार लिख लेंगे इसको, 2 बार। कितनी बार लिखेंगे बेटा, 2 बार। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर ले। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप जितना इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना बेटर है। कैसे करें, तो मैंने बोला कि 9 को लिख लो, 3 को लिख लो और 3 को लिख लो, और 10 जितनी है उनको देख लेते हैं कितनी है। पहले तो एक 9 है, फिर -6 है, और फिर -6 है। ठीक है, अब लिख लिया। नीचे कितना है 0.15, तो इसको 15 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, कुछ कैंसिल कर सकते हैं, हाँ सर कैंसिल कर सकते हैं। क्या कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल कर लो इसको, तो 3 5 जा 15, 3 से कैंसिल किया तो 3 5 जा 15, 5 5 जा कितना 25। यहाँ से कितना है 9 है, और कितना बच रहा है 10 कितना 9, 6 और 6 कितना होता है 12। तो 9 में से 12 माइनस होंगे तो कितना बचेगा सर, -3। नीचे चले हम, 5 5 जा कितना हो गया 25, और 10 कितना -2, और -2 कितना -4। आप क्या करें सर, इसको ऊपर ले जाओ। जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे तो कहानी बनेगी ऐसी। तो 9 इंटू 10 कितना -3, और ये -4 ऊपर गया तो क्या बन गया +4।
नीचे कितना है 25। और आगे चलते हैं 9 इंटू 10 कितना बचा, तो 10 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, और नीचे कितना 25। और कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो जितना हो सकता है उतना करें। 10 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है उसको, तो हमारे पास बच रहा है कितना 9 इंटू 10, और नीचे कितना है 25। कैंसिल करें 5 से, 5 2 10, 5 5 5 25, 9 2 कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय 5। इसको और डिवाइड कर लो तो हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना निकलेगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बचा सर मेरे पास बचा यहाँ से कैंसिल करने पे 3, पॉइंट लगाया 30 हो गया तो 5 6 जा 30। कितने न्यूटन फोर्स लगेगा सर 3.6 न्यूटन जो फोर्स है वो काम करेगा। कितना न्यूटन फोर्स काम करेगा बेटा 3.6 न्यूटन के आसपास फोर्स मिलके आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आ रहे हैं, बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत थोड़ा सा दिमाग और सॉल्व हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखा है, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक लेंथ है, लेंथ मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ कितनी है एल। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या होगा सर, चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये चार्ज कैसे पता चलेगा कि है कितना, तो उसके लिए आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किस नाम से बात करते हैं, लैम्डा के नाम से। तो डेफिनेशन याद रखना, 3 डेफिनेशन है, एक लीनियर की मिलेगी, एक सरफेस की मिलेगी और एक वॉल्यूम की मिलेगी, तीनों हम पढ़ते चलेंगे। तो क्या लिखा है, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर है, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। किससे डिनोट करता है बेटा इसको, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला बना लेते हैं, कितना चार्ज प्रेजेंट है, मान लेते हैं कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये क्यू चार्ज प्रेजेंट है, किसके ऊपर प्रेजेंट है, लेंथ के ऊपर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एल। या फिर लैम्डा का एक और फॉर्मूला याद रख सकते हो हम, कितना, डी क्यू अपॉन में क्या, डी एल। ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है। तो 2 फॉर्मूले याद रखना है, लैम्डा के कितना, क्यू अपॉन एल और क्या, डी क्यू अपॉन डी एल। ये आगे हमारे बहुत काम आएंगे, है ना। दूसरे किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोलती है, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस बार हम किसके बारे में बात करेंगे, एक एरिया के बारे में। मान लेते हैं ये एक सरफेस है जिसका एरिया कितना है ए, कितना है एरिया ए। अब इसके ऊपर, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज है। अब उस चार्ज की वैल्यू क्या ले लें, तो उसकी चार्ज की वैल्यू भी हम क्या ले लेते हैं बेटा, क्यू ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं, क्यू। कितना चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर, क्यू चार्ज प्रेजेंट है। अब बात ये हो रही है कि इसका सरफेस कितना ले लिया मैंने, ए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, तो इसको डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, तो द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो मान लेते हैं कि सिग्मा की वैल्यू कितनी बनेगी, तो चार्ज तो पता चल गया कितना है क्यू और एरिया कितना है ए। तो सिग्मा का फॉर्मूला मिल जाएगा कितना, क्यू अपॉन ए, जो आगे चल के आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। और क्या याद रखना है, तो सिग्मा का एक और फॉर्मूला याद रखना है, कितना, डी क्यू अपॉन में कितना, डी ए। तो सिग्मा का एक और फॉर्मूला है बेटा कितना, डी क्यू अपॉन डी ए, एरिया। ये याद रखना, जैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे मैं फिर से फॉर्मूला पूछूंगा आपसे, है ना, तो वहां पे ध्यान रखना है। सिग्मा इज इक्वल टू कितना मिलता है, डी क्यू अपॉन डी ए। आगे चलते हैं भाई, यहाँ से एक और डेफिनेशन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्या है भैया, एक पूरा एक बॉक्स है, या फिर मान सकते हैं कि हमारे पास कोई एक चीज है जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है v और इसके अंदर चार्ज कितना कितना परसेंट है q। तो बात ये हो रही है कि इस पे जो मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो हम देख रहे हैं क्या, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सेम वहां पर पढ़ के आए थे पर यूनिट एरिया, यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं भैया इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, तो इसको डिनोट करते हैं हम रो से। किससे डिनोट करेंगे, रो से। सबको पता है डेंसिटी रो से डिनोट होती है। ठीक है, तो यहाँ से रो का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, रो का फॉर्मूला निकल के आ जाता है कितना बेटा, क्यू अपॉन में वी। क्या फॉर्मूला निकला, रो इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन वी। या फिर रो का एक और फॉर्मूला निकल के आ सकता है कितना, डी क्यू अपॉन में कितना, डी वी। तो 2 फॉर्मूले याद रखने हमें रो के, रो इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन में वी, या फिर रो इज इक्वल टू कितना, डी क्यू अपॉन में कितना, डी वी। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले जो है वो हमारे काम के होंगे। आगे चलते हैं भैया, अब बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैंने जैसे चैप्टर के बारे में बताया था, तो चैप्टर का एक पार्ट तो इलेक्ट्रिक चार्ज है और दूसरा क्या है बेटा, फील्ड।
इसका मतलब ये है कि मोटा मोटा हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यदि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो खत्म है तो अब हम बात करेंगे उसकी फील्ड के बारे में कि जो चार्ज है उसके आसपास जो फील्ड है वो क्या बनेगी, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में द रीजन अराउंड अ चार्ज। क्या लिखा है? द रीजन अराउंड अ चार्ज। एक रीजन मतलब जो चार्ज है उसके आसपास का जो रीजन है अप टू विच शोज इज इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। किसको बता दे बेटा? एक इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को बता दे, उसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझना कैसे है कि कैसे पता चलेगा कि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे मान के चलो कि जो भगवान होते हैं, तो पुराने वाले जब भगवान देखेंगे, नए वाले नहीं देखना, आदि पुरुष जैसे, है ना। आदि पुरुष जैसे भगवान तो फिर खतरनाक वाले हो गए, ठीक है। पुराने भगवानों की बात करें तो जब हम देखते थे टीवी सीरियल वगैरह, तो जो भगवान होते थे ना उनके पीछे से बहुत सारी ऐसी रोशनी निकल रही होती थी, देखी होगी, है ना। तो अब वो जो रोशनी निकल रही है तो क्या पता चल रहा है कि भाई उनकी भी अपनी एक क्या है? फील्ड है। क्या है? उनकी अपनी एक फील्ड है। तो सेम टू सेम जो भी चार्ज होता है ना वो अपने आसपास एक फील्ड बनाता है कि भाई इसके आसपास यदि आप आओगे तो मैं आपके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगाऊंगा भैया? फोर्स लगाऊंगा, मेरा एक इन्फ्लुएंस दिखाऊंगा। कैसे पता चलेगा किसका कहां तक इन्फ्लुएंस होता है? तो आपके स्कूल में होते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। वो मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जो प्रिंसिपल है उनका भी एक अपना एक इन्फ्लुएंस है। कहां तक इन्फ्लुएंस है? उस स्कूल तक सीमित है। क्या वो स्कूल के बाहर वो जा सकते हैं? क्या उनके स्कूल के बाहर कोई उनको प्रिंसिपल बोलेगा? नहीं बोलेगा। केवल और केवल कहां तक बोलेगा? उस स्कूल के अंदर, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल का भी अपना क्या है बेटा? एक रीजन है जहां तक वो क्या बता सकते हैं? अपना ये इन्फ्लुएंस बता सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर चार्ज है जिसका अपना क्या है बेटा? एक बोल सकते हैं रीजन है, और उस रीजन के अंदर तक वो किसके बारे में बात कर रहा है? चार्ज इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस को बताएगा, ठीक है। और इसको डिनोट करता है बेटा, इट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे डिनोट किया जाता है बेटा किससे? ई से। किससे डिनोट किया जाता है? ई से, ठीक है। ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे काम की चीज है। मतलब आप जो कहानी चलेगी वो पूरी इसके बारे में चलने वाली है, इंटेंसिटी। भाई साहब इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं हम किससे? ई से। अभी हमने बात करी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट कर रहे हैं? ई से। बात ये हो रही है फॉर्मूले के बारे में, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स। ये ध्यान रखना है। क्या बात कर रहे हैं? द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। एक एक हमारा चार्ज है, उसके आसपास एक फील्ड बनेगी। मान लेते हैं ये उसकी क्या है? फील्ड है। अब इसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज है जिसका नाम हमने क्या लिया बेटा? क्यू नॉट। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज का नाम क्या बेटा? क्यू नॉट। क्या नाम है बेटा? क्यू नॉट। विच इज प्लेस्ड एट द पॉइंट विच इज प्लेस्ड एट द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको हमने प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स मान लेते कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। तो किस किस का रेशियो भाई साहब? फोर्स का रेशियो और मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज का रेशियो। किस किस का रेशियो? एक तो फोर्स का रेशियो और साथ में किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। दोनों का जो रेशियो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। फिर से पढ़ लेना, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q naught which is placed at the at that point in electric field, और साथ में क्या? टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। किसके बारे में बात हो रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज के। तो हमने बात करी ली है कि फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है, चार्ज हमारा Q है, और टेस्ट चार्ज क्या है? Q नॉट है। तो हम बात कर रहे हैं E की वैल्यू कितनी होगी? तो E की वैल्यू, फोर्स कितना हो गया? F, ठीक है, और टेस्ट चार्ज क्या हो गया हमारा? Q नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाती है कितनी? F बाय Q नॉट, ठीक है। यदि हम बात करें इसके एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या बनेगा? तो इसका एसआई यूनिट बन जाएगा बेटा न्यूटन पर कूलम। एसआई यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। क्यों बन जाएगा? क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन आ जाएगा, चार्ज है तो कूलम। यहां से एक और फॉर्मूला याद निकलता है जो हमें याद रखना है, आगे भी हमारे काम आएगा। एफ जो है वो किसके इक्वल बनेगा? क्यू नॉट इंटू ई के। किसके इक्वल बनेगा? क्यू नॉट इंटू ई के, है ना। तो दो फॉर्मूले निकल गया है, पहला तो है ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, और दूसरा कितना है? क्यू नॉट इंटू ई के। आगे थोड़ी सी और कहानी बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज जिसका नाम क्यू है, और वो एक फोर्स लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? क्यू नॉट के ऊपर, ठीक है। तो यहां से फोर्स कितना मान लिया मैंने? एफ। तो हम बात करते हैं कि ई की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो ई की वैल्यू निकली हमारी कितनी? एफ बाय क्यू नॉट। कितनी वैल्यू निकली? एफ बाय क्यू नॉट। इसको मान लेते हैं हम क्या? इक्वेशन 1। बट हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, क्या पढ़ के आए हैं भैया हम? अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू लिख लेते हैं कुलाम्स लॉ, है ना। तो कुलाम्स लॉ जो है वो बोल रहा था कि सर फोर्स जो है वो इक्वल होता है किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या? क्यू नॉट अपॉन में किसके? आर स्क्वायर के, है ना। यहाँ पर Q1 Q2 क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमने दो फोर्स की बात, दो चार्ज की बात करी, एक क्यू लिया है और दूसरा क्या लिया है? क्यू नॉट, ठीक है।
अब हमने बोला कि जैसे ही हम ये वैल्यू उठा के रखते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख लिया, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिखाई देता है सर, हमें दिखाई दे रहा है कि ई की ई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू पता चली गई कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या क्यू, क्यू नॉट अपॉन में क्या आर स्क्वायर, और इसी को डिवाइड करना है हमें किससे, क्यू नॉट से, तो 1/क्यू नॉट भी है ना। तो 1/क्यू नॉट लिखा, और क्यू नॉट से क्यू नॉट जब कैंसिल करेंगे तो मेरे पास ई की एक और वैल्यू निकल के आएगी, और वो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या बेटा, क्यू बाय क्या, आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, है ना। ये याद रखना है, ये आगे अभी हम जब एक्सेल और कोएक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो ई का एक और फॉर्मूला है कितना, ई इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या, आर स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, ई का एक फॉर्मूला जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है, चल आगे देखते हैं, व्हाट फोर्स एक्ट ऑन द प्रोटॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई साहब, हमारे पास एक प्रोटॉन है, अब वो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, व्हाट फोर्स एक्ट ऑन द प्रोटॉन इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो मान लेते कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्यू की वैल्यू बात करते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू की वैल्यू पता है क्या हमें, क्यू की वैल्यू पता है क्या हमें, बताओ भाई। हमें पता है क्यू की वैल्यू, किसकी पता है, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू की वैल्यू दे दी प्रोटॉन, और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻³ कितना, -19 गुना। क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। और एफ की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दे रखी है कितनी, 2 इंटू 10⁻³ कितना, 3, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, कितनी दे रखी है ई की वैल्यू, 2 इंटू 10⁻³ कूलम। क्या निकालने का बोला है, फोर्स निकालने का बोला है, तो मैंने बोला सर फॉर्मूला हमें पता ही है, कितना फॉर्मूला पता है सर, हमने पढ़ा था ई इज इक्वल टू कितना, एफ बाय क्यू, इज इक्वल टू कितना पढ़ा था, एफ बाय क्यू। यहां से एफ का फॉर्मूला बनाएंगे तो सर ई का मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू में, तो ई की वैल्यू लिख लो पहले, तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 10⁻³ दे रखी है, और क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू की वैल्यू है 1.6 और 10⁻³ कितना, -19। सॉल्व करते हैं, 16 टू सा कितना हो जाएगा 32, और 10⁻³ कितना आ जाएगा, 19 में से 7 माइनस करेंगे तो 16। इतना न्यूटन जो है वो फोर्स लग रहा होगा एक प्रोटॉन के ऊपर एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो लगभग कितना है, 2 इंटू 10⁻³ कितना, 3 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है बात, यदि ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा वही नेक्स्ट देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक क्या है, आ जाओ जल्दी फटाफट। क्या लिखा हुआ है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, किसके बारे में बात करनी है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, है ना। जल्दी चलते हैं, फटाफट देखते हैं। देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या बात कर रहे हैं हम, वो देख लेते हैं, क्या बात कर रहे हैं भैया वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। पहला क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इनटू द नेगेटिव चार्ज। कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, ये पॉजिटिव से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, नेगेटिव पे। इस तरीके से चलते हुए दिखाई देंगी, कहाँ से शुरू हो रही है, पॉजिटिव से शुरू हो रही है, किस पे खत्म हो रही है बेटा, नेगेटिव पे खत्म हो रही है ना। फिर चलते हैं इन केस ऑफ सिंगल चार्ज, कौन सा चार्ज बेटा, सिंगल चार्ज, लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से शुरू होती है, एंड एंड इनटू नेगेटिव, कहाँ से शुरू करना है बेटा, पॉजिटिव से शुरू करना है, और किस पे खत्म करना है, नेगेटिव पे, सॉरी इन्फिनिटी पे खत्म करना है ना। उल्टा है, एंड स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड इनटू नेगेटिव। इन केस मान के चलो नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ से स्टार्ट होंगी, इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी, और किस पे खत्म होंगी, नेगेटिव पे खत्म होंगी। थर्ड पॉइंट है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये कभी भी क्या नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्या नहीं करती बेटा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर है बात, चलो आगे फोर्थ पॉइंट क्या है, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइंस ऑफ फोर्स आर डेंसर। जहां पे भी क्या होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होगी, डेंसर, और जहां पर वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां क्या होंगी, रेयरर। देखो डेंसर और रेयरर का क्या मतलब होता है समझ लेना, डेंसर का मतलब होता है क्या होना बेटा, पास पास होना, डेंसर का मतलब क्या पढ़ना है हमें, पास पास, और रेयरर का मतलब क्या होता है बेटा, दूर दूर, रेयरर का मतलब क्या होता है बेटा, दूर दूर। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि यदि पास पास है तो डेंसर है और दूर दूर है तो क्या है, रेयरर है। मतलब जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां क्या होंगे, ये डेंसर होगी, और जहां पर क्या होगी, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहां पर क्या होंगी, ये दूर दूर होंगे। ठीक है, तो टोटल हमने 4 पॉइंट पढ़े जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो हम इसको क्या लगा सकते हैं बेटा, आईएमपी भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इनटू नेगेटिव। ठीक है, कब, जब दोनों चार्ज साथ में चल रहे हो। फिर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इनटू नेगेटिव, कब, जब सिंगल चार्ज की बात हो रही है ना। तो ये टोटल मिला के हमने कितने 4 पॉइंट पढ़े। ये वाला एक क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या नहीं करती, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती ये पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या होंगे, डबल डायरेक्शन निकलेंगे, और डबल डायरेक्शन निकलेंगे तो दो मैग्नीट्यूड भी निकलेंगे, और दो मैग्नीट्यूड कभी भी कहीं पे भी पॉसिबल होना, हाँ पॉसिबल होना, मतलब होना पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये ध्यान रख सकते हैं अपन। चलो आगे चलते हैं भाई साहब, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल। मैंने कल आपको बताया था कि भाई हम आगे की तरफ जब हम पढ़ेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे भैया, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, चल क्या लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक सिस्टम लेना है, किसका सिस्टम लेना है बेटा, चार्जेस का, इक्वल काय में होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट होना चाहिए बेटा नेचर में। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, तो अपन एक क्यू ले लेते हैं, दूसरा भी क्या ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो गए। बट क्या होना चाहिए बेटा, अपोजिट इन नेचर, मतलब एक प्लस ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, माइनस। प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों को कैसा रखना है, बहुत पास रखना है। ठीक है, क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, और ऐसा जो सिस्टम बनता है उसे किस नाम से जानते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं। तो भाई साहब ये हमारा एक सिस्टम हो गया जिसमें दो चार्ज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट कैसे अपोजिट इन नेचर, और दोनों को हमने एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रख लिया, तो हम इसे बोल देंगे क्या, ये क्या है भैया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं कि भैया एक पॉइंट चार्ज ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, एक प्लस क्यू लेना है, दूसरा क्या लिया हमने, माइनस क्यू, दोनों को कितने डिस्टेंस पर रखा, शॉर्टर डिस्टेंस पर रखा, और शॉर्टर डिस्टेंस पर रख के जो आंसर बना या फिर जो सिस्टम बना, उस सिस्टम को हम किस नाम से जान रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद फिर है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या लिखा हुआ है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये समझ के चलना है, ये आपके आगे बहुत काम आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, किसका प्रोडक्ट लेना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ डायपोल। अभी हमने बात करी डायपोल की, किसे बोलते हैं डायपोल, ये प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू, और दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, 2l डिस्टेंस पे है ना। तो बात ये हो रही है कि करना क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और किसके साथ मल्टीप्लाई करो बता, लेंथ ऑफ डायपोल के। तो लेंथ ऑफ डायपोल किसको बोलेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 2l, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इट इज डिनोटेड बाय क्या, p। तो हैंस क्या मिल जाएगा भाई साहब, यहाँ से फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, p इज इक्वल टू कितना, q इनटू में क्या, 2l। क्योंकि उन्होंने बोला क्या है कि एक मैग्नीट्यूड ले लो किसी भी चार्ज का, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो सेम ही होते हैं, तो एक क्यू ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, 2l, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा। कभी कभार इसको हम क्या लिखते हैं, 2ql भी लिख रहे होते हैं, है ना, तो घबराना नहीं, ये आगे बहुत काम आएगा हमारे, है ना। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात हो रही है, तो p इक्वल टू कितना यूज करेंगे हम, 2ql। चल आगे चलते हैं, अब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है बेटा और एक इलेक्ट्रॉन है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक प्रोटॉन ले लिया और एक क्या ले लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन, दोनों जो है वो कितने डिस्टेंस पर रखे बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रखे, कितने डिस्टेंस पर रखे, 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच अदर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, किसकी वैल्यू पूछिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू पूछी है। तो हमने बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, तो q इज इक्वल टू कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19 कूलम। ठीक है, q तो मिल गया हमें क्योंकि ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखे बेटा, इसको हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है, मतलब कितनी है, 2l है, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम हो गई। बेटा 1 एंगस्ट्रॉम तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा यूनिट तो लेंथ की मीटर होती है, तो हम इसको चेंज करते, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 टू द पावर -10 मीटर के, ये आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल हो गया 10 टू द पावर -10 मीटर के। आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब किसकी वैल्यू पूछी है, p की। तो अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला p का, क्या पढ़ा, p इक्वल टू कितना होता है, q इंटू में कितना होता है, 2l। तो q और 2l का मल्टीप्लाई करेंगे तो q कितना है हमारा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और 2l की वैल्यू कितनी है, तो 2l की वैल्यू है 10 टू द पावर -10। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आंसर बना 1.6 और 10 टू द पावर 19 और 10 कितना हो गया, 29, है ना, और साथ में क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, p की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो जाएगी, p की। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई,
इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल हटा देते हैं क्योंकि अभी तो हम इसी के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी लगा सकते हो आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लेना है, एक डायपोल लेना है। डायपोल की कौन सी पोजीशन की बात कर रहे होंगे हम, एक्सियल पोजीशन की, ठीक है। तो इसे हम प्लस क्यू ले लेते हैं और इसे क्या ले लेते हैं, माइनस क्यू। दोनों के बीच की कितनी है डिस्टेंस, 2l। इसको ए नाम दे दिया कि प्लस क्यू ए पे रखा है और बी किस पे रखा है बेटा, माइनस क्यू किस पे रखा है, बी पे। इसके ओ जो सेंटर है, सॉरी जो सेंटर है, सेंटर से भाई साहब आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जो इसी की एक्सियल पोजीशन में एग्जिस्ट करेगा। एक पॉइंट है जिसका नाम क्या ले लिया मैंने, पी। कितने डिस्टेंस पे ले लेते हैं इसको, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है पॉइंट पी पे। इंटेंसिटी किसकी वजह से निकाल लें, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, है ना। तो हमने ले लिया यहाँ पे एक पी पॉइंट, किसकी वजह से, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से एक डायपोल बन रहा है, उसकी एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी बतानी है। अब होगा क्या, आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, यदि मान के चले इसको 2l को डिवाइड करें तो ये भी l हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, l। अब बात ये हो रही है कि प्लस क्यू भी इसके ऊपर एक इंटेंसिटी लगाएगा और माइनस क्यू भी लगाएगा, दोनों को लगानी है। पॉजिटिव क्यू भी लगाएगा और एक नेगेटिव क्यू। तो पॉजिटिव क्यू मान लेते हैं कि इस जो पी है, इस पॉइंट पी पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसका नाम क्या है, क्यू नॉट, और वो पॉजिटिव है। तो यदि वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि वो उसे क्या करने वाला है भैया, वो उसे क्या करने वाला है, वो उसे करेगा भाई साहब रिपेल इस साइड। मतलब यहां से प्लस क्यू पॉइंट पी को रिपेल करेगा, मतलब E1 की जो डायरेक्शन है वो राइट में होगी। E1 की डायरेक्शन किस साइड होगी, राइट में, है ना। E1 की डायरेक्शन किस साइड होगी बेटा, राइट में। और E2 की जो डायरेक्शन है वो किस साइड मिलेगी आपको, E2 की डायरेक्शन किस साइड मिलेगी भैया, E2 की डायरेक्शन किस साइड मिलेगी, E2 की डायरेक्शन मिलेगी किधर बेटा, E2 की डायरेक्शन मिलेगी इस साइड, ठीक है। जो जस्ट इसके क्या होगी बेटा, अपोजिट, है ना। तो E1 की डायरेक्शन राइट में है और E2 की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, लेफ्ट में। किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से E1 वाली डायरेक्शन आई और माइनस क्यू की वजह से कौन सी, E2 वाली। दो इंटेंसिटी बन रही है हमारी पी की, एक प्लस क्यू पॉइंट पी पे इंटेंसिटी लगा रहा है और एक क्या लगा रहा है, माइनस क्यू। प्लस क्यू जो लगा रहा है वो कौन सी होगी, E1, और माइनस क्यू जो लगा रहा है वो कौन सी हो जाएगी बेटा, E2। तो सबसे पहले हम जो भी हमने दुनिया भर का मतलब हमने जो डायग्राम बनाया है उसके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं, क्या लिख रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या लिख रहे हैं बेटा, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल फिर क्या आ जाएगा बेटा, विथ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। और साथ में क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l। क्या लिखते हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l। तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2l। अब हमने एक पॉइंट लिया है जिसका नाम क्या है, P। तो हम लिखते हैं लेट अ पॉइंट P इन एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन बेटा, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। क्या लिख लेते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है भाई। तो अब हमने बोला कि भाई साहब हमारे पास क्या है, एक ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो किससे, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बनाया, और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2l है। एक पॉइंट है हमारा P जिस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, जो कितनी डिस्टेंस पे बेटा, r डिस्टेंस पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे की कहानी जो है वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं वापस, ठीक है। क्या कहानी बनेगी भाई साहब, कहानी ये है कि कहानी बोल रही है कि भैया कि एक प्लस क्यू की वजह से एक इंटेंसिटी और एक किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। वही लिखना है हमें यहाँ पे। क्या लिख लेंगे हम बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख लेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सॉरी प्लस क्यू चार्ज,
किसकी वजह से इंटेंसिटी बनेगी, प्लस क्यू की वजह से। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ई का, वो क्या पढ़ा था हमने, ई इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ई वन की। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ए से किसकी डिस्टेंस की बात हो रही है, पी की। तो एपी का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। अब बात करते हैं एपी की वैल्यू, ए से कहां तक जाना है बेटा, पी तक। तो आर में से क्या माइनस कर दो, एल माइनस कर दो। एपी की वैल्यू निकाल लिया तो आर में से क्या माइनस कर दो, एल। तो जो E1 है वो क्या बन जाएगा हमारा, E1 बनेगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ जाएगा, Q अपॉन में क्या, R माइनस एल का होल स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन दिख रही है बेटा, इसकी डायरेक्शन है एपी की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है, एपी की। और इसे ले लेंगे हम क्या, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन, कौन सी वैल्यू आ गई बेटा, E1 की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, E2 की। E2 किसकी वजह से बन रहा है, माइनस क्यू की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिख लेता बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इस बार कौन सा चार्ज है बेटा, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ड्यू टू क्या, माइनस क्यू चार्ज। तो E2 की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या, क्यू अपॉन में क्या, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर आर प्लस एल का होल स्क्वायर ना लिखने के पहले एक बार हम ये जरूर लिखें कि क्यू का यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बीपी है। कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, बीपी। ठीक है, अब बी से पी तक की वैल्यू देखो, जब बी से हम पी तक जा रहे हैं तो आर भी आ रहा है और क्या आ रहा है इसमें, एल भी आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू लिखेंगे तो E2 की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में आर प्लस एल का क्या, होल स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या बताती है कि भाई हमारी जो डायरेक्शन है वो किस साइड जाएगी, अलोंग। अलोंग क्या बेटा, बी से किसकी तरफ, पी से बी की तरफ। पी से किसकी तरफ, बी की तरफ। क्योंकि जो माइनस क्यू है यहाँ पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक सॉरी हमने टेस्ट चार्ज रखा है उसको क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो E2 की वैल्यू क्या मिली, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन बन गई, वो सेकंड। अब देखो E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, बट वैल्यू किसकी बड़ी होगी, E1 की बड़ी होगी और E2 की क्या होगी, छोटी। क्यों, क्योंकि जो पास में होगा वो ज्यादा इंटेंसिटी लगाएगा और जो दूर होगा वो थोड़ी सी क्या लगाएगा, कम लगाएगा। इसका मतलब E1 ज्यादा बड़ा है और E2 थोड़ा सा क्या रहेगा, छोटा। तो E1 में से हम क्या माइनस करेंगे बेटा, E2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या लिख लेते बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। जब पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ई नेट जो है या फिर ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, E1 माइनस E2 के। E1 में से क्या माइनस कर देंगे हम, E2। ठीक है, ई की बात करी जाए, ठीक है, तो E1 की वैल्यू कितनी पड़ी थी हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन में क्या बेटा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ पर E2 की वैल्यू क्या पड़ी हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वन क्यू अपॉन में क्या, आर प्लस एल का क्या, होल स्क्वायर। ये पड़ गया है। जब कॉमन निकालने की बारी आए तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सर क्यू अपॉन में कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, 1 अपॉन आर प्लस एल का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू के अपॉन में क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर चला जाएगा और आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे कहानी और पढ़ते हैं। आगे कहानी ये बोल रही है कि सर यहाँ लगा लेते ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लगा लेते क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं भाई क्या बनेगा। तो E इज इक्वल टू, कॉमन कितना है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ही चल रहा है। क्या लिखा हुआ है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस क्या, एल स्क्वायर प्लस 2RL। फिर माइनस की बात करते हैं तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस क्या, एल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2RL। सेम टू सेम नीचे भी लगा लेंगे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका भी क्या है बेटा, होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल और कर लेते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है भाई, यहाँ से कैंसिल हो रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, और 2RL कितना हो जाएगा, तो 2RL बन जाएगा कितना बेटा, 4RL। 2RL कितना बन जाएगा हमारा, 4RL बन जाएगा, है ना। तो देखना E की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, Q अपॉन में कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे चलेंगे तो ये 2RL मिल गया 4RL,
और नीचे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या चल रहा है बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हम इलेक्ट्रिक डायपोल तो पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात ना हो ऐसा पॉसिबल है क्या? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की तो बात होगी होगी। तो देखो हम यहाँ से एक कहानी जो है वो बना सकते हैं। क्या बना ली हमने, क्यू के अपॉन में कितना बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से मैंने लिखा कि 2RL में से कितना, 4RL में से 2L कॉमन निकालो। जैसे मैं 2 और L कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 2 और R। ठीक है, और नीचे वही चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर कितनी, 2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो Q इंटू 2L क्या पढ़ा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, Q इंटू 2L पढ़ा था P। तो हम वही लिखेंगे, बट P जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, Q इंटू 2L के। किसके इक्वल मिलेगा, P जो है वो किसके इक्वल होगा, Q इंटू 2L के, है ना। तो Q इंटू 2L को हम P लिख देंगे, तो E का जो एक और आंसर है वो क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q इंटू 2L की जगह P लिख लिया, इंटू में कितना, 2R, और नीचे क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, एक कहानी जो है वो ये भी बनेगी, है ना। तो ये एक जो हमारा जो आंसर है वो ये वाला निकल के आ जाएगा। E इज इक्वल टू कितना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या लिख लेंगे बेटा, साथ में क्या लिख लेंगे, 2PR, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर कितनी, 2। एक आंसर ये है। ठीक है, अब एक कंडीशन और पढ़ते हैं कि जो E है, सॉरी R है, वो बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, L के, क्योंकि L तो बहुत पास होता है, इसका मतलब R किससे बड़ा हो सकता है, L से। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो R है इसको तो लिखेंगे और एल स्क्वायर पूरी तरीके से गायब कर देंगे। यदि ये कंडीशन बनी तो E की वैल्यू क्या बन के आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या, 2PR, और नीचे क्या, आर स्क्वायर की पावर कितनी, 2। तो 2 से कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके इक्वल निकलेगा, 2PR, और नीचे क्या, आर की पावर 3। एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ बचेंगे सर 2R, सॉरी आर की पावर 4 बचेगा। कितना बचेगा, आर की पावर क्या, 4, है ना। और जब आर की पावर 4 बचेगा तो 2PR अपॉन आर की पावर 4, एक कैंसिल करेंगे तो 3 बच जाएंगे। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या, 2P के अपॉन में क्या, आर क्यूब, और साथ में क्या, न्यूटन पर कूलम। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट आंसर बनेगा। तो दो आंसर पढ़े हमने, दोनों तीनों पे हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बहुत आसानी से जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें क्या रखना होता है, पेशेंस, और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। जैसे कि हम हमारे लेजेंडरी बोल सकते हैं टीचर की बात करें, एस सी वर्मा की, तो एस सी वर्मा ने जब बुक लिखी ना, तो बुक लिखने के बाद फिर उन्होंने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला, कम से कम 7-8 साल तक, 10 साल तक तो उन्होंने सॉल्यूशन ही नहीं बनाया। सॉल्यूशन ना बनाने का रीजन ये था कि बच्चे जो न्यूमेरिकल है करें उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, और दिमाग लगाएंगे तो कुछ दिनों तक वो, मतलब कुछ घंटा, मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक अपना दिमाग लगाएंगे, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उनकी जो माइंड कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो कोई भी चीज है वो एक दिन में तो नहीं आने वाली, या फिर तुरंत की तुरंत तो याद नहीं होने वाली, उसमें समय लगता है। इसका मतलब ये है कि ये जो डेरिवेशन है इसको आपको 3 से 4 बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दो बार वीडियो देखना पड़ेगा, एक दो बार रिवर्स करके भी देखना पड़ सकता है, और जब रिवर्स करके और वीडियो देखेंगे आप, तो आपको और एक दो बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पता चले आप वीडियो देख देख के काम चला रहे हैं और वीडियो देख देख के ही आपका पूरा काम हो जाए, तो भी नहीं है। आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें जो है वो आसानी से सॉल्व नहीं होंगी, या फिर आपको आएंगी भी नहीं, है ना। चलो भाई, एक डेरिवेशन मोस्ट टाइम भी था हमारा। क्या बात करी हमने कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका नाम क्या है बेटा, ए बी, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, और जिसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L, जो बहुत कम होती है ना। फिर बात ये हो रही है कि प्लस क्यू की वजह से एक इंटेंसिटी बनी है जिसको हमने क्या लिया बेटा, E1 लिया, और एक माइनस क्यू की वजह से बनी जिसका क्या नाम लिया हमने, E2। E1 की वैल्यू निकाली, E2 की वैल्यू निकाली, और दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, माइनस। E1 में से क्या गया, E2 जो है वो माइनस हो गया, और E1 में से E2 माइनस किया तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आ गया। ठीक है, ये जो है ये हमारी एक्सेल पोजीशन है। अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, को एक्सेल पोजीशन के बारे में। को एक्सेल थोड़ा और बड़ा है, पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन, ये तो हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। किसके बारे में बात हो रही है, इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर ब्रॉड साइड पोजीशन, सॉरी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और साथ में इसी को बोलते हैं कौन सा, को एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलते हैं बेटा, को एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। कौन सी पोजीशन बोलते हैं बेटा, को एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ेंगे हम, है ना।
ठीक है, कोएक्सियल पोजीशन की बात करें तो कोएक्सियल पोजीशन क्या होती है भाई? तो कोएक्सियल पोजीशन का डायग्राम देखना, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक डायपोल है, उस डायपोल का नाम क्या है बेटा? प्लस क्यू और माइनस क्यू। यहाँ पे हमारा ए रखा हुआ है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है बेटा? बी रखा हुआ है। यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोएक्सियल पोजीशन में, सेंटर से किस पे बेटा? आर डिस्टेंस में, सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या? पी है, जिस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है। अब कहानी ये बोलती है कि इस पॉइंट पी पे भी दो इंटेंसिटी बनेंगी। पॉइंट पी पे भी कितनी इंटेंसिटी बनेंगी? दो इंटेंसिटी। एक इंटेंसिटी जाएगी इस साइड प्लस प्लस क्यू की वजह से, जिसकी डायरेक्शन देखते हैं हम, जो डायरेक्शन है वो इस साइड होगी। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू इसको रिपेल करता है, तो इवन की डायरेक्शन इस साइड जाएगी, है ना। और एक किसकी डायरेक्शन होगी बेटा? एक डायरेक्शन होगी किसकी भैया? एक डायरेक्शन मिलेगी हमें किसकी? E2 की। और E2 की डायरेक्शन किस साइड जाएगी वो देख लेते हैं। तो माइनस क्यू जो है वो पॉइंट P को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करेगा बेटा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो प्लस क्यू की वजह से इंटेंसिटी ऊपर की तरफ और माइनस क्यू की वजह से इंटेंसिटी कहाँ बनेगी? नीचे की तरफ। यदि इतनी कहानी समझ में आ जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें एक थीटा लेना है, एक थीटा यहाँ लेना है, ठीक है भाई साहब। अब E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कितना एंगल बना रहे होंगे? यहाँ से थीटा और यहाँ से थीटा, तो कुल मिला के इनके बीच का एंगल हो गया 2 थीटा, क्योंकि थीटा इधर बनेगा, थीटा इधर बनेगा। अब बात ये हो रही है कि सर आगे क्या करें? तो आगे कहानी ऐसी है कि अब E1 इधर है और E2 इधर है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो हमें पता है कि E1 जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे। E1 के दो कंपोनेंट कहाँ जाएंगे सर? एक जाएगा ऊपर की तरफ और एक जाएगा इस साइड। E1 के दो कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ और एक इस साइड। जो थीटा के साथ होगा वो cos थीटा कहला जाएगा, तो E1 cos थीटा, और जो थीटा के साथ नहीं होगा उसका हम क्या नाम दे देंगे? E1 sin थीटा। तो एक cos थीटा हो गया और एक क्या हो गया बेटा? sin थीटा। आगे चलते हैं। आगे चलते समय हम देखते हैं कि भैया अब E2 के भी तो दो कंपोनेंट बनेंगे, और E2 के दो कंपोनेंट बनेंगे तो एक कंपोनेंट जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो थीटा के साथ है, इसका मतलब E2 cos थीटा इधर आ जाएगा, और जो E2 sin थीटा है वो इस साइड आ जाएगा। E2 sin थीटा की डायरेक्शन ये होगी, ये वाली, है ना। अब ये दोनों डायरेक्शन जो है वो हमने यहाँ पे बना ली। अब होगा क्या कि E1 और E2 दोनों इक्वल निकलेंगे, तो E1 और E2 तो इधर से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा अपोजिट में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। बट जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होगी, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? E1 cos थीटा और प्लस क्या बेटा? E2 cos थीटा। कौन कौन सा है? E1 cos थीटा प्लस क्या? E2 cos थीटा। यदि आपको डायग्राम समझ में आ गया तो हम बहुत सारी कहानी जो है वो बहुत आसानी से लिख पाएंगे। लिखना वही है, क्या लिखना है भाई? सबसे पहले let AB is an electric dipole, let AB is an electric dipole, है ना। और इलेक्ट्रिक डायपोल तो है ही, किससे मिलकर बना है? तो ये बना है बेटा विद प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। किससे मिलकर बना है? विद प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी सेम ही है, यहां से यहां तक L ले लेते हैं, यहां से यहां तक भी कितनी? L। तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L, दोनों को मिला के कितनी हो जाएगी? 2L। तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो गई? 2L हो गई। आगे चलते हैं। अब हमने क्या लिया? लेट अ पॉइंट P, लेट अ पॉइंट P इन कौन सी पोजीशन बेटा? कोएक्सियल पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन एट डिस्टेंस r। कौन सी डिस्टेंस? कितनी डिस्टेंस ली? एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ये डिस्टेंस ले ली हमने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं भैया? E1 के भी दो कंपोनेंट कर रहे हैं और E2 के, बट वहां तक पहुंचने के पहले हम E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 की भी वैल्यू निकालते हैं और E2 की भी वैल्यू निकालते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कितना जो है वो बन सकता है ना। तो हमने बोला कि प्लस क्यू की वजह से एक इंटेंसिटी बन रही है और एक किसकी वजह से बन रही है? माइनस क्यू की वजह से। तो हम क्या लिखते हैं बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख रहे होते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या? ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। पहले किसकी वजह से लिख लेते हैं? प्लस क्यू चार्ज की वजह से लिख लेते हैं। प्लस क्यू कहां पे रखा हुआ है? ए पे, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और साथ में क्या हो जाएगा Q अपॉन AP का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किस साइड जा रही है, तो सर इसकी डायरेक्शन जा रही है AP की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में बेटा, AP की डायरेक्शन में। इक्वेशन नंबर क्या ले लिया मैंने, फर्स्ट। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से हो गई, सेम टू सेम किसकी वजह से बनेगी, माइनस क्यू की वजह से। तो फिर से लिख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या आ जाएगा, ड्यू टू क्या, माइनस क्यू चार्ज। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी है वो क्या बनेगी, तो ये बनेगी कितनी, E2 इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या, BP का स्क्वायर। Q अपॉन में क्या, BP का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी कितनी, अलोंग बी पी बी, है ना, P से किसकी तरफ, B की तरफ। इक्वेशन नंबर क्या ले लिया मैंने, सेकंड। अब देखो AP जो है वो किसके इक्वल है, BP के। तो सिंस AP इक्वल निकलेगा इसके BP के, और AP यदि BP के इक्वल है, AP किसके इक्वल है बेटा, BP के, तो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ E1 इक्वल होगा E2 के। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, सेम। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अब हम इनको क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, प्लस कर सकते हैं। E1 और E2 को क्या कर सकते हैं, हम प्लस कर सकते हैं। कैसे प्लस कर सकते हैं, E1 E2 इक्वल है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल कैंसिल ईच अदर। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल कैंसिल ईच अदर। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ से, E1 sin थीटा एंड देयरफॉर E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल कैंसिल ईच अदर। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हैंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड बनेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी हमारी, हम देख रहे थे कि E1 और E2 ने यदि एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, E1 और E2 ने क्या कर दिया बेटा, ये सॉरी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ने कैंसिल कर दिया, तो डायरेक्शन इस साइड जा रही है, जो किस किस से मिलकर बन रही है, E1 cos थीटा और क्या, E2 cos थीटा से। अब जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बन जाएगी बेटा, E इक्वल टू कितना, E1 सॉरी E1 cos थीटा, क्या जाएगा बेटा, E1 cos थीटा और प्लस में क्या, E2 cos थीटा। और E1 और E2 जो है वो इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी E1 cos थीटा और ये भी क्या बेटा, E1 cos थीटा। E1 cos थीटा और E1 cos थीटा कितने हो जाएंगे, 2E1 cos थीटा। अब यहाँ पर कहानी बिगड़ती है कि E1 की वैल्यू है और cos थीटा की वैल्यू है, तो ये कहाँ से लाएं। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एक ट्राइंगल की तरफ, और ट्राइंगल हमें देगा वैल्यू। ठीक है, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे जरूर लिख लेना, क्या लिख लेना, कि सिंस E1 जो है वो किसके इक्वल था बेटा, E2 के इक्वल था, है ना। और इक्वल होने की वजह से फिर हमने E2 को रिप्लेस कर दिया किससे, E1 से। किस किस की वैल्यू चाहिए हमें, एक E1 की वैल्यू चाहिए और एक किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए वापस हमें कहाँ जाना पड़ता है, पीछे। पीछे क्या बोल, कौन सा ट्राइंगल लेके चलते हैं, हम ट्राइंगल लेते हैं OAP। ये L है और ये क्या है, R है। ठीक है, तो देखना कौन सा ट्राइंगल लिख रहे हैं हम, इन ट्राइंगल क्या, OAP। ठीक है, OAP की तरफ चलते हैं, तो ऐसा दिखता है हमें ट्राइंगल, है ना। यहाँ से यहाँ तक की ये O है, ये A है और ये क्या है बेटा, P। ये डायरेक्शन L है और ये कौन सी है बेटा, R। ठीक है, हमें निकालनी है AP की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, AP की वैल्यू, और साथ में चाहिए हमें cos थीटा। तो इन ट्राइंगल OAP और बाय PGD, PGD सबको याद होगा, PGD बोलती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा हमने, हलवा दो, पूड़ी दो और क्या, भजिए दो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस के इसका बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस हमारा ये 90 हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। तो ये 90 के सामने हाइपोटेनियस है तो AP का स्क्वायर, परपेंडिकुलर थीटा के सामने तो R स्क्वायर, और बेस कितना बचा, L स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट। तो AP की वैल्यू हो गई कितनी, अंडर रूट कितनी, R स्क्वायर प्लस क्या, L स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, AP आ चुका है, अब और क्या चाहिए सर, हमें चाहिए cos थीटा। तो cos थीटा पढ़ा हमने क्या, बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या पढ़ा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कहां से बना, तो हम याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और क्या, सोना चांदी तोले। क्या तोले बेटा, सोना चांदी तोले। ठीक है, और सोना चांदी तोले तो हमें क्या लेना है बेटा, कॉस लेना है, तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, वो हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू कितनी बनी है, तो बेस की वैल्यू है सर हमारे पास कितनी, बेस की वैल्यू है L, और हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस AP, और AP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस क्या, L स्क्वायर।
तो देखो हमारे पास अब cos थीटा भी आ गया और E1 की वैल्यू भी आ गई। E1 की वैल्यू और cos थीटा रख देते हैं कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या ले लेते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर पुटिंग these value putting these values वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन वन में वैल्यू लिखना स्टार्ट करें तो हमारे पास E इजल टू 2 आ जाएगा और E1 की वैल्यू कितनी पड़ी थी हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्या, AP का स्क्वायर, और AP का स्क्वायर मतलब कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू क्या पड़ी, तो cos थीटा की वैल्यू पड़ी हमने L अपॉन में कितना, अंडर रूट कितना, R स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर, ये पड़ा। ठीक है, सारी वैल्यू रखी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। कैसे, देखो हमें पता है 2QL क्या होता है, 2QL जो है वो पास पास लिखते हैं, तो E इक्वल टू मिल जाता है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2QL चला पास पास और नीचे आ गया, ये पूरा एक है और ये आधा है, ध्यान रखना रूट का मतलब क्या होता है, आधा। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर एक और आधा मिलकर 1.5, जिसको हम 3/2 या 3/2 बोलते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। ये पूरा एक है और ये क्या है, आधा, एक और आधा मिलके क्या हो गया 1.5, जिसको हम 3/2 लिखते हैं। देखो बट हमने अभी वैल्यू पढ़ी, क्या वैल्यू पढ़ी सर, हमारे पास वैल्यू है कि जो P है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 2QL के। P किसके इक्वल होता है, 2QL के। देयरफॉर E की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे को P लिख लिया और नीचे कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी बेटा, 3/2 न्यूटन पर कूलम। एक तो ये हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हैं, सेकेंड। बट वही वाली कहानी की यदि हम लेके चले इफ E1 जो है वो सॉरी इफ R जो है वो बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, L के, तो देन हम किसको हटा देते हैं, L स्क्वायर को हटाते हैं, तो E की वैल्यू क्या बन के आएगी यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या आ जाएगा P अपॉन कितना, R स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। इसको बाहर करें तो क्या मिलेगा, E इजल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में कितना, R की पावर 2 इंटू कितना, 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो P का जो एक और आंसर है वो क्या निकल के आएगा, E इजल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P के अपॉन में क्या, R क्यूब न्यूटन पर कूलम, P के अपॉन में क्या, R क्यूब न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमारा एक जो है वो आंसर और निकल के आएगा। ठीक है, देख लो इसको थोड़ा सा, है ना, फिर हम जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, और आगे देखते हैं क्या कहानी है भाई, आगे देखते हैं क्या कहानी है भाई, है ना। ये हमारा कौन सा पोजीशन कहलाएगा बेटा, एक्सियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन बोलेंगे बेटा इसको, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन एक बार और देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने एक्सियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ से कि हमारे पास एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P जो को एक्सियल पोजीशन में है ना, या ब्रॉड साइड या फिर एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब पॉइंट P पे दो इंटेंसिटी बनी, एक E1 बनी और एक क्या बनी बेटा, E2। तो अब बात ये हो रही थी कि E1 के भी हमने दो कंपोनेंट बनाए और E2 के भी कितने बनाए, दो कंपोनेंट। ठीक है, और दोनों कंपोनेंट बनाने में हमें पता चला कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमने उनको कैंसिल करवा दिया, है ना। फिर देखा हमने कि भाई साहब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों को हमने प्लस करा यहाँ पे, है ना, और प्लस करा तो हमें जो आंसर मिला वो ऐसा कुछ मिला। बट हमें फिर E1 की वैल्यू पता करनी थी और cos थीटा की, तो हम चले किसकी तरफ, हमारे ट्राइंगल की तरफ। तो वहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली, AP की वैल्यू निकाली, और साथ में किसकी वैल्यू निकाली बेटा, cos थीटा। और जब हमने इसको रखा तो हमारे पास ये आंसर बना कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाय कितना, R क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं क्या कहानी है बेटा। अब बात कर रहे हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक टॉर्क के बारे में बात हो रही है जो किस में रखा है बेटा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो रखा हुआ है। अब उस पर कुछ ना कुछ भैया मतलब टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क मतलब एक तरीके का फोर्स ही होता है, टॉर्क मतलब क्या होता है, एक तरीके का फोर्स। क्या फोर्स है उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक डायपोल है जिसका नाम हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये नाम दे देते हैं, ये वाला हमारा प्लस क्यू है और ये वाला क्या है बेटा, माइनस क्यू। एक डायपोल है जो किस में रखा हुआ है, एक
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कितने एंगल पे रखा हुआ है बेटा, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे रखा है बेटा, थीटा एंगल पे। ठीक है, तो देखो हमने वही लिखा है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, द लेंथ ऑफ डायपोल इज 2l। ठीक है, द डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E such that it makes an angle थीटा। कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये थीटा एंगल बना रहा है ना। कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस कितनी ली है उन्होंने, 2l। अब होगा क्या कि इसके ऊपर दो फोर्स काम करेंगे। कितने फोर्स काम करेंगे, दो फोर्स। एक फोर्स बोलता है इसको कि भाई तू इस साइड चला जा, है ना, जो डायरेक्शन बताएगा QE, है ना। एक फोर्स जो है वो बोलता है कि भाई साहब तुम इस साइड चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है तो तुम इस साइड चले जाओ, तो -QE इस साइड आ जाएगा। कितने फोर्स लग रहा है इस पे, दो फोर्स। और 11th में हम पढ़ के आए हैं कि जब दो फोर्स काम करते हैं वो टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, टॉर्क। ठीक है, जैसे मान के चलो ये जो पेन है इसके ऊपर मैं दो फोर्स लगाऊंगा, एक इधर और एक इधर। तो जब मैं इसके ऊपर इस तरीके से दो फोर्स लगा रहा हूं इस तरीके से, तो एक फोर्स यहां लग रहा है और एक फोर्स यहां लग रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी भी चीज पे दो फोर्स लग रहे होते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, टॉर्क के नाम से जानते हैं। कहां देखने को मिलता है, जो जब हम नल घुमाते हैं, तो नल घुमाते हैं तो दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, एक उंगली होता है एक अंगूठा होता है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पर भी सेम है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो टॉर्क के ऊपर मतलब डायपोल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, है ना। अब हमें इसमें एक कंडीशन पढ़नी है, तो उस कंडीशन को हम ध्यान रखते हुए डायग्राम को पूरा बना लेते हैं। यहां पर रखते हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या मान लेते हैं, बी। ठीक है, तो ये ए और ये बी है, तो इसको नाम देते हैं सी, जो इसके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो टॉर्क जो है वो क्या बोलता है, टॉर्क बोलता है सर कि जब भी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो कोई सा भी एक फोर्स ले लो। कोई सा भी क्या ले लो बेटा, एक फोर्स। तो क्या लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, ईदर फोर्स। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई में लगा लो क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मल्टीप्लाई में क्या लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स और साथ में क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स की। तो मैग्नीट्यूड तो हमें मिल ही गया, कितना फोर्स लग रहा है दोनों के ऊपर, एक फोर्स लग रहा है इधर से प्लस QE और इधर से कौन सा लग रहा है बेटा, -QE। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो QE क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है बेटा, दोनों के बीच की, ए से लेके कहां तक, सी तक। तो QE की वैल्यू कितनी होगी, AC। तो यहां से हमें टॉर्क मिल जाता है QE इंटू AC। बट यहां तक तो काम खत्म होगा नहीं, क्योंकि AC की वैल्यू चाहिए। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए वापस हम किसकी मदद लेते हैं, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, तो हम बोलते हैं इन ट्राइंगल क्या, ABC। तो ABC ट्राइंगल दिखता है हमें इस तरीके से, है ना। ये हमारा A है, ये हमारा B है, और ये क्या बेटा, C। यहां पर देखते हैं तो 90 बन रहा है, यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा है। ठीक है, जो थीटा नीचे है वो ऊपर की हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, AC की। AC की वैल्यू के लिए हम चलते हैं किसकी तरफ, साइन थीटा की तरफ, क्योंकि साइन थीटा बोलता है सर परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस, है ना। ये लिखा मैंने साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर कितना है AC, और हाइपोटेनियस क्या बेटा, AB, जो किसके इक्वल है 2l के। जो डिवाइड में वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो AC की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से कितना, 2l साइन थीटा। और ये वैल्यू हमें चाहिए थी, किसकी वैल्यू चाहिए थी, AC की। अब ये जो AC है ये उठा के हम आगे रख लेते हैं। तो AC इक्वल टू, यहाँ पे तो वर्क डन आ गया, मतलब हमें यहीं पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी, यहीं बना देता हूं मैं, है ना। देखो भाई क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में भाई टॉर्क जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, QE। और AC की वैल्यू क्या यूज कर लेंगे हम, 2l साइन थीटा। क्या यूज कर लेंगे, 2l साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया हमें, टॉर्क इक्वल टू कितना, Q इंटू 2l, Q इंटू कितना 2l, और मल्टीप्लाई में कितना, E साइन थीटा। बट हमें पता है कि Q इंटू 2l को हम क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं बेटा P। बट P इक्वल टू कितना मिला हमें, Q इंटू कितना 2l। देयरफॉर टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या मिल जाएगा हमें, इस पूरे को हटा के P और साथ में क्या E और साथ में क्या साइन थीटा। यहां से एक फॉर्मूला बनता है टॉर्क का कितना, PE साइन थीटा। इसी का एक वेक्टर फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, तो हम वेक्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म क्यों बन रहा है, क्योंकि साइन थीटा है तो वेक्टर ही बनेगा। तो यहां से टॉर्क का वेक्टर फॉर्म कहलाएगा बेटा P वेक्टर क्रॉस क्या, E वेक्टर। P वेक्टर क्रॉस क्या, E वेक्टर। P वेक्टर क्रॉस क्या, E वेक्टर। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा हमारा, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहां से हमने पढ़ा किसके बारे में बेटा, टॉर्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, टॉर्क के बारे में, है ना।
थोड़ा सा आसान है, मतलब डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, आसान भी बोल सकते हैं। यदि थोड़ा सा और दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। डेरिवेशन है छोटा सा, कभी कभार 3 मार्क्स में बन जाता है, या तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, इससे ज्यादा में नहीं बन सकता, है ना। 4 मार्क्स में कभी नहीं आएगा ये, 3 मार्क्स तक जो है वो आने की संभावना बनी रहती है, 3 मार्क्स या फिर किसके 2 मार्क्स के, है ना। इसके केस चाहे तो अपन केस पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, एक बार थीटा रख के देख लो, एक बार जो है वो 0 डिग्री रख के देख लो, एक बार 180। तो 3 केस जो है वो इसके बना सकते हैं, वो आप लोग जो है वो कर सकते हैं बहुत आसानी से। आगे चलते हैं भाई। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक फिर से हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, अब उस डायपोल को हम घुमाने की कोशिश करते हैं किसी एंगल से किसी एंगल तक, है ना। और घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक डायपोल है जिसका नाम क्या है, ए बी, और जो किससे प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 12। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल थीटा। द वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम एन इनिशियल एंगल θ1 टू θ2। हम मान लेते हैं कि हमने θ1 से कहां तक, θ2 तक किसी को घुमा दिया। कहां से कहां तक घुमाना है बेटा, θ1 से लेके θ2 तक घुमाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। फिर से सेम कहानी ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक क्या है भाई साहब, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसको रखा है, एक डायपोल को रखा है, जिसको हम θ1 से कहां तक घुमा रहे हैं, θ2 तक घुमा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ई मैग्नेटिक फील्ड है, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक डायपोल रखते हैं, और उस डायपोल की जो वैल्यू है वो निकालने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर कितना वर्क काम कर रहा है। मान के चलते हैं कि अभी हमारा जो डायपोल है वो इतने एंगल पे रखा है, कितना एंगल बनाते हुए, θ1 एंगल बनाते हुए रखा है। कितना एंगल बनाता है बेटा, थीटा एंगल जो है वो बना रहा है। ठीक है, किससे मिलकर बना है बेटा, ये प्लस क्यू और किससे, माइनस क्यू से मिलकर बना है। बट होगा क्या कि θ1 से मैंने घुमा के इसको किस पे कर दिया, θ2 पे, है ना। तो मान लेते हैं कि अब मैंने इसे घुमाया और घुमा के थोड़ा सा इस साइड रख दिया, है ना। ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, अभी भी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। अब जो है वो यहाँ से θ1 एंगल था, बट इस बार जो है वो θ2 एंगल हो गया, और ये प्लस क्यू है और ये क्या है हमारा माइनस क्यू। अब इसके ऊपर दो फोर्स, पहले फोर्स काम करता है, टॉर्क काम करता है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, टॉर्क पीई साइन थीटा, है ना। और दूसरी बार फिर टॉर्क काम करेगा तो वर्क डन तो करना पड़ेगा। वर्क जो है वो किसके अपोजिट होता है बेटा, फोर्स के अपोजिट, है ना। तो अभी हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर जो टॉर्क है वो क्या काम कर रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। क्या लिख रहे हैं बेटा, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। तो डायपोल के ऊपर जो टॉर्क काम कर रहा है वो काम कर रहा होगा बेटा, टाउ इज इक्वल टू कितना, पीई साइन थीटा, जो अभी हमने पढ़ा था, पीई साइन थीटा जो हमने पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं बेटा, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। कहां से कहां तक घुमाना है बेटा, हमें घुमाना है θ1 से कहां तक बेटा, θ2 तक, फ्रॉम θ1 टू कितना, θ2। तो हमने बोला कि जो छोटा सा वर्क है पहले वो कर लेते हैं। तो छोटा सा वर्क क्या होगा बेटा, dw, और dw की वैल्यू क्या होगी, θ1 से लेके कहां तक, θ2 तक। वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना, टॉर्क इंटू डी थीटा, कितना, फोर्स से फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना, टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आएगी बेटा, θ1 से कहां तक घुमाना है, θ2 तक। टॉर्क की वैल्यू है मेरे पास कितनी है, पीई साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, डी थीटा। अब मुझे पता है पी और ई तो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल क्यू इंटू 12 से मिलकर बना है, वो भी कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दी तो वो भी कांस्टेंट हो गया। मतलब यहां से मुझे जो वर्क है वो मिला बेटा पीई, और इंटीग्रेशन में क्या, θ1 से कहां तक, θ2 तक, और साथ में क्या बचा बेटा, साइन थीटा और क्या, डी थीटा, है ना। अब बात करते हैं कि जब हमने इसको घुमाया तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या पढ़ते हैं, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं सर हम कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या पढ़ते हैं, कॉस थीटा, और वो भी किस में आता है बेटा, माइनस में। और θ1 से लेके कहां तक, θ2 तक। माइनस कर दो बाहर, जैसे मैंने माइनस बाहर किया तो यहां से मिला मुझे सर कि पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट। तो क्या आ जाएगा, कॉस θ2 माइनस का क्या, कॉस θ1। ठीक है, अपर लिमिट लिख ली, लोअर लिमिट लिख ली। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, ये माइनस को और मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो हमारे पास वर्क का एक और फॉर्मूला आ जाता है, पीई ब्रैकेट में क्या, कॉस θ1, और माइनस का क्या, कॉस θ2। ठीक है, ये हमारा जो है वो वर्क डन जो है वो यहाँ पर बन के तैयार होता है।
कहां से कहां तक घुमाया, तो हमने थीटा 1 से कहां तक घुमाया बेटा इसको, थीटा 2 तक। इसके ऊपर एक टॉर्क काम कर रहा था, जो टॉर्क है वो किसके इक्वल मिला मुझे, पीई साइन थीटा के इक्वल। किसके इक्वल मिला, पीई साइन थीटा के। तो हमने इसको क्या करा बेटा, रोटेट कराया थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक। तो वर्क इक्वल टू डी डब्ल्यू लिख लिया, और डी डब्ल्यू मतलब कितना, टॉर्क इंटू डी थीटा, है ना। टॉर्क की वैल्यू पहले से पता थी, कितनी थी, टीई साइन थीटा, है ना। वैल्यू रखी और ये हमारा आंसर जो है वो बन के तैयार हो गया यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, पर हाँ समझ में आ जाएगा, है ना। पहले कितना था यहाँ से थीटा 1, फिर घुमा के कितना कर दिया मैंने, थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, और वो एंगल कितना ले लिया मैंने यहाँ से, डी थीटा। डी थीटा लेंगे तो इतना जितना घुमा रहे हैं उसकी वैल्यू निकाल ली हमने, है ना। चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे मिला है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ कभी कभी हम एरिया वेक्टर भी पढ़ते हैं, है ना, जो कभी कभी हमारे काम आ सकता है ना। एरिया वेक्टर का मतलब है कि हमारे पास कोई एरिया है तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर चलता है, जिसको हम डीएस वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएस वेक्टर या ए वेक्टर भी बोलते हैं, जो जस्ट क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यदि मैं मान के चलूं कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर जस्ट इसके कैसा होगा बेटा, परपेंडिकुलर, ऐसा सीधा जाते हुए दिखेगा, है ना। या मान के चलो कि ये मेरी हथेली है, तो इस हथेली को मैंने सीधा रखा है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर होगा जस्ट इसके सरफेस के कैसा बेटा, परपेंडिकुलर, है ना। जो भी आपका मोबाइल है या जो आपकी बुक है, उस बुक के जस्ट कैसा जाएगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, किस कैसे हम चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में बात करी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रही थी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रही थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो सरफेस के अंदर से निकलती है। जैसे मान के चलो कि आप किसी कमरे के अंदर हो और आप अपने आप को एक चार्ज मान के चलो। तो अब यदि हम चार्ज की बात करें तो हमारी जो मतलब हम क्या है, अपने आप में एक चार्ज है या आप अपने आप में चार्ज हो। तो अब आपके अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सामने वाली दीवार पे भी, इधर भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब जगह फैल रही है। ठीक है, अब बात की हो रही है कि उस कमरे के अंदर आप हो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, कि जो इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उनको क्या नाम दें। तो वहीं से एक व्यक्ति का नाम आता है, या फिर बोल सकते हैं एक नाम निकल के आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, है ना। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता है कि एक एनी सरफेस, कोई सा भी एक सरफेस है जिससे क्या निकल रही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही है। तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल होंगे बेटा किसके, टू द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। और इट इज डिनोटेड बाय क्या, फाई ई। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको, फाई ई से डिनोट करते हैं। एक बार और पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लिंक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस, any surface in an electric field is equal to the total number of lines of force passing normally through the surface, है ना। जैसे मान के चलो मेरे पास एक सरफेस है, तो सरफेस को ऐसा बना लेता हूं मैं, है ना। अब ये जो सरफेस है इसको समझ लेना कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी है ना। अब यहाँ से क्या होगा कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इससे पास होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाए, है ना। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये किससे निकल के जा रही है, एक सरफेस से निकल के जा रही है। और उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इसी को हम किस नाम से जो जानेंगे बेटा, फ्लक्स के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, फ्लक्स के नाम से। किससे डिनोट करते हैं इसको, फाई ई से। ठीक है, यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये इक्वल होगा बेटा ई वेक्टर डॉट किसके, डीएस वेक्टर के। किसके इक्वल होगा बेटा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अभी हमने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा और इसी के फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, और दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ई डॉट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, डी एस। फाई ई की वैल्यू निकल के आती है कितने, ई डॉट डी एस, है ना। ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम जो है वो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती है फ्लक्स को, है ना। सीधी बात है, एक सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल जाए, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, फ्लक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सरफेस है हमारी, इस सरफेस से जब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है, तो अब हम मान के चलते हैं कि इस सरफेस पे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, अभी तो फ्लक्स कोई काम का नहीं है, बट जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत काम का होगा। ठीक है, उसी बेसिस पे बहुत सारी चीजें चलेंगी, है ना। जनरेटर वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो वो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये जो फील्ड है वो यहाँ से निकल के जा रही है, और वो फील्ड जब इस सरफेस पे टकरा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टकरा रही है, तो यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट करेंगे, है ना। और जो फ्लक्स है उसी के बारे में अभी फिलहाल में हम बात कर रहे हैं, है ना। चल आगे चलते हैं। हमने बात कर ली कि सरफेस से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पास हो जाएंगी, है ना। वो पास हो जाएंगी तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, फ्लक्स के नाम से। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको, ई डॉट डी एस से। आगे चलते हैं भाई, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की गॉस थ्योरम।
जो एक्चुअल में किसके बारे में बताती है, हमें फ्लक्स के बारे में बताती है कि कहीं से जो फ्लक्स से जो निकल रहा है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो द गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, किसके इक्वल होता है बेटा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बात हो रही है कि भाई यदि किसी भी सरफेस से या फिर क्लोज्ड सरफेस से जितना, या फिर मान के चलो कि एक कमरे के अंदर से जितना भी फोर्स निकल फ्लक्स निकल रहा है, वो फ्लक्स किसके इक्वल होगा बेटा, वो फ्लक्स होगा उस क्या बोलते हैं, उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम। यदि हम बात करें तो यहां से हमें पता चलता है कि जो फाई ई है वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। ये बोलता है मैथमेटिकली फॉर्म। मैथमेटिकली देखने जाएंगे तो मैथमेटिकली फॉर्म यही बोलेगा, क्या बोलेगा कि जो मैथमेटिकली में फाई ई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की। ये बोलती है गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या बोल रही है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मैथमेटिकली फाई ई जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, है ना। इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, देखते हैं क्या डेरिवेशन में लिखा है हमने। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जिसका नाम मैंने क्या लिया, क्यू लिया, उसको प्लेस करा बेटा किस पे, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस क्या, आर। ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, एक चार्ज ले लिया, उसको हमने सेंटर पे रख दिया जिसका नाम क्या है बेटा, क्यू। और सेंटर पे रखा, कितनी डिस्टेंस पे रखा, जिसका मतलब बोल सकते हैं कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल बनेगी, वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्या बेटा, आर स्क्वायर। किसके इक्वल बनेगी, ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्या, आर स्क्वायर, यही बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट पी है इसके आसपास एक छोटा सा एरिया ले लें और उस एरिया का नाम क्या लिख देते हैं बेटा, ये तो हमारी इंटेंसिटी हो गई, और इसी डायरेक्शन में हमारा एक एरिया वेक्टर आ जाएगा जिसको हम क्या नाम देंगे बेटा, डी एस, क्योंकि अब फ्लक्स भी तो निकालना है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो छोटा सा एरिया है इसकी वजह से फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है। तो अभी हमने बात करी कि सर फ्लक्स का फॉर्मूला जो हम पढ़ के आए थे वो हमने देखा था कि फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एस के। तो पहले हम एक छोटा सा फ्लक्स जनरेट कर लेते हैं, किसकी वजह से, किसकी वजह से देख रहे हैं बेटा, इस पॉइंट प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर कितना, इस सरफेस पे जरा सी जगह पे कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है एक स्फीयर के लिए, है ना। तो उसके लिए जब हम देखते हैं, ठीक है, तो अभी हम मान के चलते हैं कि गॉस थ्योरम में जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम में फ्लक्स लिख लेते हैं हम, आ, पहले लिख लेते हैं छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डीएस सरफेस, है ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डीएस सरफेस। ठीक है, वो कितना बनेगा, तो वो बन जाएगा हमारा कितना, डी फाई ई। किसके इक्वल ले लेते हैं, डी फाई ई के, और जो किसके इक्वल होगा बेटा, ई डॉट डी एस के। किसके इक्वल होगा, ई डॉट डी एस के। जब हमें पता है डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है, तो ई डी एस क्या ले लिया मैंने, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री हो जाएगी बेटा, 0। और 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो डी फाई ई जो है वो हमारा निकल के आ चुका है, कितना आ गया, ई डॉट डी एस। अब हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय स्फीयर, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं कितना बनना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस कितना बनेगा बेटा। तो उसके लिए हम चलते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं वापस, है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा किसके बेटा, डी फाई ई के, है ना। ये जो ये वाला जो सर्कल है इंटीग्रेशन के ऊपर, ये बताता है कि भाई साहब हम किसको, एक क्लोज्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। चलो आगे चल रहे हैं, फाई ई, है ना, ई डॉट डी फाई ई की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, डी फाई ई की वैल्यू वो है हमारे पास कितनी, ई और क्या, डी एस। ई कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, और यहां पर क्या आ गया बेटा, डी एस। बट डी एस की वैल्यू हमें पता है, डी एस की वैल्यू क्या है पता है, क्या लिख ले, सिंस
ds का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर के, जिसको हम बोलते थे बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या फिर टीएसए ऑफ स्फीयर। क्या लिख लें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर की, क्योंकि स्फीयर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, यहाँ पर स्फीयर के क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, और छोटे छोटे टुकड़े के पूरे मिला के एक स्फीयर बनेगा। तो उस स्फीयर की टोटल सरफेस एरिया कितनी बनेगी, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, हमने पढ़ा है 10th क्लास में कि इसका जो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होता है बेटा, वो बनता है कितना, क्या बोलते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां से हम वैल्यू लिखते हैं, देयरफॉर फाई ई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, फाई ई की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई की वैल्यू भी पता है हमें, कितनी वैल्यू पता है, फाई ई की वैल्यू है 1 अपॉन कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या था, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और साथ में क्या लिख दिया मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर। देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। जब हम कैंसिल करने की बारी आती है तो जो कैंसिल हो जाएगा वो हमारा आंसर, वापस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि 4 पाई से 4 पाई उड़ा दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दो, तो अब बचा कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना बच गया बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलो, तो फाई ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, फाई ई की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी हमारी, वो देख लेते हैं। फाई ई की भी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ जाएगी बेटा। फाई ई की वैल्यू बन जाएगी हमारी कितनी, वो आ जाएगी कितनी, क्यू के अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारा एक और आंसर जो है वो निकल के आएगा। यही क्या है हमारी, दिस इज द गॉस थ्योरम, दिस इज द गॉस थ्योरम, है ना। गॉस थ्योरम इसी को बोलते हैं अपन, है ना। दिस इज द गॉस थ्योरम, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं, क्या बोल रही थी थ्योरम, गॉस थ्योरम वो बोल रही थी कि भाई किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, एक मान लेते हैं हमारे घर का रूम ही है ना, एक रूम है, आपका क्लासरूम भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब इस क्यू चार्ज की वजह से पूरे आसपास क्या बन रही होंगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी, हर जगह से क्या निकल रही होंगी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो इन सब पे क्या बन रहा होगा, एक फ्लक्स बन रहा होगा, कितना मान लेते हैं, फ्लक्स फाई ई। तो ये जो फाई ई है इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, तो इस पूरे हमारे रूम के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है, क्यू, इसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है। मतलब फाई ई जो है वो किसके इक्वल आने वाला है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, किसके इक्वल आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। ये हमारा मैथमेटिकली फॉर्म बोलता है। इसी को हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ करा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया कि भाई इस पॉइंट ओ पे एक क्यू रखा है, इसकी वजह से पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी बनेगी, जो किसके इक्वल निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है। आगे बढ़े तो हमने बोला फ्लक्स कितना बनेगा, तो फ्लक्स मैंने बोला कि सबसे पहले एक स्फीयर का छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, जिसके ऊपर हमने क्या करा बेटा, बात करी स्फीयर की, ठीक है। स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्फीयर जो है वो क्या मिला बेटा हमें, स्फीयर क्या मिला, स्फीयर कितना मिल रहा है, स्फीयर मिल रहा है कि मान लेते हैं ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, एक हमारा ये स्फीयर है जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। जिस स्फीयर की हमने रेडियस ली थी, कितनी रेडियस ली थी बेटा, आर रेडियस ली थी। यहाँ से मान लेते हैं कि एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, पी, यहाँ से आर डिस्टेंस, सॉरी इस पे पॉइंट पी है और यहाँ पे सेंटर ओ है जहां पर हमने क्यू चार्ज जो है वो रखा हुआ था, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा एरिया मान लिया था कि इस छोटे से एरिया पे कितनी इंटेंसिटी बनेगी, तो जिसको हमने ई लिया और क्या लिया बेटा, डीएस लिया, ए लिया और क्या लिया, डीएस लिया, है ना। तो सबसे पहले हमने इस छोटे से एरिया पे सरफेस एरिया निकाली, जो कितने फ्लक्स निकाला, जो कितना निकला, ई डॉट डीएस। फिर मैंने बोला कि इसको हमने फ्लक्स, इसको हमने क्या किया, फिर इंटीग्रेट करने की कोशिश करी या इंटीग्रेट करा। जब इंटीग्रेट करा तो हमें निकला डीएस। अब जो छोटे छोटे डीएस है इनको जोड़ के इस स्फीयर का पूरा क्या मिल जाएगा, हमें एरिया मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा, और उस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या बढ़ के आए थे हम, 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक और टॉपिक लास्ट जो बचता है वो है क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का ही अच्छा टॉपिक है, एमपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। क्या पढ़ते हैं बेटा, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। उसके पहले एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद 1 कूलम ऑफ चार्ज, लिंक्ड विद 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्यू की वैल्यू दे रखी है, कितनी की दे दी हमें, 1 कूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, कितनी होती है 8.854। मेरे हिसाब से जरूरत तो नहीं पड़ेगी, देखते हैं, है ना। क्या निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई निकालना है, क्या निकालना है, फाई ई निकालना है। कैसे निकालेंगे, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं अपन।
क्या पढ़ा सर? मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा फाई ई का, क्या पढ़ा अभी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा हमने? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर लो? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो 4 पाई का। तो 4 पाई इंटू क्यू, और नीचे भी कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट हमने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू होती है, अभी पढ़ गया है हम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? 9 इंटू 10⁻9 के, है ना। और इंटू में कितना? 4। पाई की वैल्यू पता ही है 3.14, और क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू कितनी है? 1, है ना। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा, है ना। क्लियर हो रही है बात? है ना, कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। दे रखा है ये क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, है ना। अब हम फिर से वापस सेम कहानी चलते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या बेटा? एक स्फीयर है। हमारे पास क्या बेटा? एक स्फीयर है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे, है ना। हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर मान लेते हैं, ठीक है। और स्फीयर के सेंटर में हमने एक, इस बार फिर से मान लिया कि एक पॉइंट पी है जो यहाँ पर रखा हुआ है स्पेस में, एक सेंटर ओ है, ठीक है, जहां पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। कौन सा चार्ज रखा है बेटा? प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब इस प्लस क्यू चार्ज जो सेंटर ओ पे रखा है, इसके आसपास हमने एक गॉसियन सरफेस लिया जिसकी रेडियस कितनी रही? आर। गॉसियन स्फीयर लिया। अब फिर से वापस सेम लेते हैं कि इस पे एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा इस एरिया पे, जिसको हमने क्या नाम दिया है बेटा? डीएस। क्या नाम दिया है? डीएस, ठीक है। तो इस पे जो फ्लक्स बन रहा है वो कितना बनेगा, है ना। तो वो फ्लक्स मान लेते हैं हम। तो हमने जो लिखा है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें लिखी हैं। हमने मान लिया लेट अ चार्ज क्यू बी प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ इन द स्पेस, वी सिलेक्ट अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट क्यू। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने, हमारे पास क्या है? ओरिजिन में, स्पेस में एक ओरिजिन है ओ, जिस पर हमने कौन सा चार्ज रखा बेटा? प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। वी सिलेक्ट द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस की स्फेरिकल सरफेस ली एज द गॉसियन सरफेस, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना निकलेगा। इसकी बात हो रही है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो हमने अभी बात करी थी, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। और डी फाई का फॉर्मूला पढ़ के आए थे हम, क्या? ई डी एस कॉस थीटा, या फिर ई डॉट डी एस, है ना। ई डॉट डी एस, डॉट हटाते तो क्या आता है बेटा? कॉस थीटा आता है। तो ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू तो जीरो रहती है, तो इसको हटा सकते हैं अपन। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री कितना आ जाएगा बेटा? कॉस 0 डिग्री। इंटीग्रेशन क्या बना हमारा? ई डी एस, है ना। ई कॉन्स्टेंट है, ई क्या है भाई साहब? कॉन्स्टेंट। बाहर कर दो, ई कांस्टेंट है, बाहर करा तो क्या मिलता है हमें? फाई ई जो है वो किसके इक्वल मिला? ई इंटीग्रेशन किसके? डीएस के। अब हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि जो डीएस है उसकी वैल्यू क्या पढ़ी हमने? 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी वैल्यू पढ़ी हमने? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब कूलम्ब्स लॉ प्रूव करना है तो उसके लिए हमें फिर वापस गॉस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ क्या? गॉस थ्योरम। तो हम यहाँ पर लगाते हैं गॉस थ्योरम। तो हम लिखते हैं बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। गॉस थ्योरम बोल रही थी कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा? तो फाई ई इक्वल होगा किसके? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। फ्लक्स किसके इक्वल होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। इसको क्या नाम दे दूंगा मैं? इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्लक्स को क्या नाम दे दूंगा? इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। आप देखो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से पता चल रहा है कि एलएचएस इक्वल है। तो जब एलएचएस इक्वल होते हैं तो आरएचएस भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। एलएचएस इक्वल होते हैं तो आरएचएस भी क्या होता है बेटा? इक्वल होते हैं, है ना? तो अब हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से एलएचएस इक्वल आरएचएस लिखें, तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन क्या? फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखा? फ्रॉम इक्वेशन क्या? फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बोल रही थी कि जो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। मैं बोल रहा हूँ E को यहीं छोड़ो, 4 पाई आर स्क्वायर को ले जाओ नीचे, तो E इक्वल टू बना हमारा कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। यदि हम इसको अरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा? क्यू बाय आर स्क्वायर। किसके इक्वल होगा? ये क्यू बाय आर स्क्वायर के, है ना। तो अब ये क्यू बाय आर स्क्वायर आ चुका है। अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया? पॉइंट पी जो लिया था उस पर एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। पॉइंट पी पे क्या रख लेते हैं बेटा? एक टेस्ट चार्ज, है ना। ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है जिसका नाम क्या है बेटा? क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो हम क्या लिख लेते हैं? कंसीडर अ टेस्ट चार्ज, कंसीडर अ टेस्ट चार्ज
at point P, then force acting on test charge, then force acting on test charge। तो हमने पढ़ा है कि सर इसके ऊपर जो फोर्स काम करता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो पढ़ा था हमने F इक्वल टू कितना, E इंटू किसके, Q नॉट के। पढ़ के आए थे Q इंटू ई नेट, या फिर E इक्वल टू Q, जो भी पढ़ा था हमने ना, E इक्वल टू F बाय Q नॉट पढ़ा था, तो वहीं से फॉर्मूला बना। तो देयरफॉर F की वैल्यू तो पता ही है, F की वैल्यू तो निकाल ली, E की वैल्यू पता है मुझे, कितनी पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कितने, R स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा है मैंने, Q नॉट। तो यहाँ से F का एक फॉर्मूला निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में क्या, R स्क्वायर। और यही बोलता है भैया हमारा क्या, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो दिस प्रूव्स कूलम्ब्स लॉ। क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस प्रूव्स कूलम्ब्स लॉ, दिस प्रूव्स कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ जो है वो यहाँ पर प्रूफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारा चैप्टर 1 जो है वो आज कंप्लीट किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, है ना। यदि आप यहाँ तक आ गए हैं, मतलब आपने पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो पढ़ लिया है। यदि मान के चलो कोई आपकी सजेशन है या किसी चीज को लेके, या फिर मान के चलो कोई सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सर आपने ये गलत बता दिया, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आगे से हम उस चीज का ध्यान रखेंगे। और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ऐसे ही जो चैप्टर 1 जो है वो जैसा आपने पढ़ा है वैसे ही हम आगे के जो है वो चैप्टर आते रहेंगे। यदि आपका कुछ और मतलब आइडिया हो, इंटरेस्टिंग वे, या फिर जो भी है वो भी आप लोग बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा और भी चीजें जो है वो आप मतलब बोल सकते हैं कि कंटिन्यू करो, या फिर बोल सकते हैं सजेशंस जो भी हो वो भी दें। और थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहें और हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच।